इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 391। हालांकि डेल्सन ने ये शब्द जोर से नहीं कहे, लेकिन वह पहले से ही सोलन से नफरत कर रहा था। रोल्फ अभी भी शांत दिख रहा था, लेकिन मैजिक ऑरा उसके चारों ओर तीव्रता से उतार चढ़ाव कर रहा था। मैं आज तुम्हारे लिए नहीं आया था। सोलन मुस्कुराया। उसकी नज़र आरव मेहरा पर पड़ी। आरव मेहरा को पाकर सोलन अच्छे मूड में था और कर्कश आवाज में कहने से पहले उसे एक अजीब भाव से देख रहा था। राजीव मेहरा, यह मैं हूँ। आरव मेहरा ने ऊपर नहीं देखा, उसने केवल सिर हिलाया और अपने सामने रखे पानी के कप को उठाया और सोलन मोंची पर ध्यान न देते हुए पी लिया। सर सोलन, क्या आप हाईमेज मेहरा को जानते हैं? डेल्सन कुछ हैरान था। जानते हो? बेशक मैं उसे जानता हूँ, हम एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं, लेकिन हम आज पहली बार मिल रहे हैं। सोलन मोंची ने आरव मेहरा की तरफ एक अजीब सी नज़र डाली और मजाक करते हुए कहा, राजीव मेहरा, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि तुम उस छोटे से थाउजेंड सल सिटी को छोड़कर ओकलैंड भाग जाओगे। क्या तुमने सुरक्षा के लिए मेहरा परिवार की मदद ली? मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं पहले से ही जानता हूं कि तुमने थाउजेंड सल सिटी में क्या क्या किया। यहां तक कि मेहरा परिवार भी तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। तुम्हें मेरी पहचान पहले से ही पता होनी चाहिए, लेकिन मुझे अपना परिचय ठीक से देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं सोलन मोंची हूँ, थाउजेंड सल सिटी के पैट्रियार्क मोंची का छोटा भाई, मेसन और रेयान का चाचा। तो ये तुम थे। मैं सोच रहा था कि तुम्हारा नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। सोलन के शब्दों ने आरव मेहरा की दिलचस्पी जगा दी। उसने अपना पानी का प्याला नीचे रखा और सोलन की तरफ थोड़ा सा मुंह बनाकर देखा। उसे अच्छी तरह याद था कि इस युग में आने के कुछ समय बाद ही अंकल फारियो उस पर कर्ज चुकाने के लिए दबाव डाल रहे थे और उसका घर छीनकर उसे चुकाना चाहते थे। उसे भगाने के बाद वह वाइपर नेस्ट के लैरी और उसके मातहतों के साथ वापस आया। ये सब ब्लैक टॉवर के उकसावे में मोंच परिवार द्वारा रचा गया था। अब सोलन को देखकर उसे समझ में आ गया कि मोंच परिवार ने यह सब इसलिए किया क्योंकि सोलन मोंच उसका घर चाहता था। और हो सकता है कि सोलन मोंच लॉक मेहरा के जहाज के डूबने से जुड़ा हो सकता है कि जहाज के डूबने की वजह भी उसी की हो। ओह, सोलन को साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि राजीव मेहरा उसके प्रति इस तरह का रवैया रखेगा। थोड़ी देर के आश्चर्य के बाद उसने शांत भाव से कहा, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं खुलकर बोलूंगा। राजीव मेहरा, आज तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगे। इसके अलावा तुम्हारे रिश्तेदार भी बच नहीं पाएंगे। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी, लेकिन अभी भी चर्चा के लिए एक मार्जिन है। मुझे थाउजेंड सल सिटी और गिल्डेड रोज में अपना घर दे दो और मैं तुमसे वादा कर सकता हूं कि मैं तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे परिवार और दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कैसा रहेगा? एक आर्कमेज का वादा बहुत वजनदार होता है, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। सोलन मोंची ब्लैक टॉवर के सबसे कम उम्र के आर्कमेज में से एक थे, लेकिन वह अपने युवा दिनों में हरमन से भी अधिक धीट थे। खासकर पेल प्लेन से लौटने के बाद वह काउंसिल ऑफ 7 के उम्मीदवारों में से एक बन गए। सर सोलन, हाईमेज मेहरा हमारे 3 भाड़े के सैनिकों के समूहों का एक सम्मानित अतिथि है। यदि आपको उससे कोई समस्या है तो हमारे 3 भाड़े के सैनिकों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। डेल्सन इस समय उठ खड़ा हुआ और अडिग होकर बोला, मुझे लगता है कि यहाँ कोई गलतफहमी होनी चाहिए। डेल्सन, आपको स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए, मैं यहाँ केवल राजीव मेहरा से निपटने के लिए आया हूँ। इसका आपके 3 भाड़े के सैनिकों के समूहों से कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि आप इसमें शामिल न हो, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सोलन ने डेल्सन को ठंडे अंदाज में देखते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहा। सोलन, क्या आप मेरी बात नहीं समझे? मैंने कहा, हाईमेज मेहरा हमारे 3 भाड़े के सैनिकों के समूहों का सबसे सम्मानित अतिथि है। डेल्सन ने भावहीनता से कहा। भाड़ में जाओ। सोलन ने डेल्सन को बिना किसी हिचकिचाहट के देखा और फिर वापस आरव मेहरा पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हें लगता है कि मैं 3 भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा? वह राजीव मेहरा बहुत अज्ञानी है। हालांकि ओकलैंड में 3 महान भाड़े के सैनिक समूह कमजोर नहीं हैं, लेकिन वे ब्लैक टॉवर से काफी कमतर हैं। वह तुम्हारे लिए एक व्यवसाय है, वह व्यवसाय में अच्छा है, लेकिन इस क्षेत्र में क्या वह वास्तव में सोचता है कि ये लोग मेरे खिलाफ उसकी मदद करेंगे? बिल्कुल हास्यास्पद। एक बार कोशिश करके देखो। आरव मेहरा ने भौहें से कुढ़ी, लेकिन थोड़ी देर के लिए सिर्फ सोलन को देखा। पूरे मीटिंग रूम में सिर्फ आरव मेहरा को पता था कि उसका अपना ध्यान यहाँ केंद्रित नहीं था। उसका मैजिक एरे घूम रहा था और 3 जादूगरनी आंखें आसमान में तैर रही थीं। आरव मेहरा सिर्फ आसपास के माहौल और हवा पर ध्यान दे रहा था। आरव मेहरा के लिए बकबक करने वाला सोलन सिर्फ एक मक्खी थी। राजीव मेहरा, मुझे कहना है, तुम बहुत मूर्ख हो। मैंने तुम्हें एक विकल्प दिया था। अगर तुमने समझौता करना चुना होता और मुझे सब कुछ दे दिया होता तो मैं अपना वादा निभाता और तुम्हारे परिवार और दोस्तों को इसमें शामिल नहीं करता। दुर्भाग्य से तुमने यह अवसर खो दिया। न केवल आप, बल्कि आपके मित्र और परिवार भी कष्ट में रहेंगे। मैं अभी मेहरा परिवार से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन मैं भविष्य में 7 की परिषद में शामिल हो जाऊंगा और सर्विस की तरह ही एक प्रतिनिधि बनूंगा, सोलन ने व्यंग्य किया। उसी समय उन्मत्तमान उतार चढ़ाव तूफान की तरह आरव मेहरा की ओर बढ़ गया। जैसा कि सोलन ने उम्मीद की थी, डेल्सन, रोल्फ और डीन केवल शोर मचा रहे थे। उन्होंने वास्तव में उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हारा हैरान भाव देखना चाहता हूँ, राजीव मेहरा।
सोलन देख सकता था कि राजीव मेहरा केवल सेकंड रैंक का हाई मैच था जो उससे एक पूरा क्षेत्र नीचे था। राजीव मेहरा को लाश में बदलने के लिए सोलन को केवल 1 सेकंड नहीं 1 सेकंड से भी कम की आवश्यकता होगी। एक आर्क मैच की शक्ति एक हाई मैच की तुलना में 100 गुना अधिक थी। केवल मान जारी करने से एक हाई मैच मर सकता था। यदि वह सुरक्षात्मक मंत्र या आइटम का उपयोग नहीं करता तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। पहले राजीव का उपहास करना, उसे पीड़ा पहुंचाने से पहले उसे दर्दनाक तरीके से मारना ही सोलन के लिए अपनी भड़ास निकालने का एकमात्र तरीका था। उस आदमी की हरकतों के बारे में सोचते हुए उसके मोंची परिवार को 1000 साल सिटी में दबा दिया गया। क्या ये सब उस कमीने की वजह से नहीं था? मुझे लगता है कि इस जीवन में तुम्हें ब्लैक टॉवर का प्रतिनिधि बनने का मौका नहीं मिलेगा। आरव मेहरा धीरे से खड़ा हुआ और सोलन को एक अजीब भाव से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मरे हुए व्यक्ति को देख रहा हो। आरव मेहरा के पीछे धधकती लपटें उठ रही थीं, जो सोलन द्वारा छोड़े गए उन्मत्त मन उतार चढ़ाव को जला रही थीं। आरव मेहरा ने उस दौरान कोई भी अनावश्यक काम नहीं किया। अगर कुलपति मोंची ने तुम्हें ये शब्द कहते हुए सुना होता तो वह डरकर मर जाता। जैसे ही आरव मेहरा उठा, मन उतार चढ़ाव फूट पड़े, जिससे आरव मेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रकाश में नहा रहा हो, क्योंकि वह अतुलनीय रूप से चमकदार चमक में लिपटा हुआ था। वह स्टार जेम और एलिमेंटल एम्बर की चमक थी। जब मैना की एक विशाल बाढ़ बह निकली तो मीटिंग रूम मैना के सागर में बदल गया और असीम रून तितलियों की तरह फड़फड़ाने लगे। ये कैसे हो सकता है? सोलन अचानक डर गया। उसकी पीठ में ठंडक उठ रही थी। सोलन ने अपने जीवन में एक जादूगर के रूप में ऐसा कुछ ही बार महसूस किया था और हर बार उसे एक बहुत बड़ा खतरा झेलना पड़ा था। लेकिन राजीव मेहरा केवल द्वितीय श्रेणी का उच्च जादूगर था। वह बहुत बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकता था। उसे अपने जीवन को बचाने के लिए केवल एक मंत्र की आवश्यकता होगी। उस विचार और उस अस्पष्ट और अज्ञात राक्षसी भावना ने उसे असहज महसूस कराया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना स्टाफ उठाया और एक लहराते हुए गति के साथ उसने तुरंत 8 फ्रॉस्ट लांस को आरव मेहरा की ओर फेंक दिया। आर्कमेज क्षेत्र में पहुंचने के बाद निम्न स्तरीय मंत्र भी अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। ये 8 फ्रॉस्ट लांस इतने शक्तिशाली थे कि वे 9वीं रैंक के उच्च जादूगर की रूनिक शील्ड को तोड़ सकते थे। दूसरी रैंक के उच्च जादूगर को मारने के लिए इनका इस्तेमाल करना अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करने जैसा था। 8 फ्रॉस्ट लांस तेजी से आगे बढ़े और हवा को चीरते हुए एक पल में आरव मेहरा तक पहुंच गए। लेकिन वे आरव मेहरा के सामने रुक गए। सोलन ने इस दृश्य को अविश्वास से देखा। वह अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक पाया और करीब से देखने की कोशिश की। फिर उसने देखा कि 8 लांस एक स्पष्ट गति से पिघल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? सोलन ने पिघलते हुए फ्रॉस्ट लांस को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखें लगभग गिर रही थीं। सर सोलन, अब हमारे मुद्दों को सुलझाने का समय आ गया है। आरव मेहरा अपनी सीट से उठे और सोलन मोंची की ओर मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ में कर्मचारी को कसकर पकड़ रखा था क्योंकि उसमें से अचानक मैना में उतार चढ़ाव फैल गया था। उस मैना के प्रभाव में अस्थायी बैठक कक्ष एक झटके में ढह गया। जैसा कि उसने पहले कहा था, सोलन मोंची को मरना ही था। सोलन मोंची द्वारा उसके घर के आसपास ताक झांक करने से उसे थोड़ी देर के लिए चिंता हुई। उसे हमेशा लगता था कि ब्लैक टॉवर ने गुप्त बोन प्लेन की खोज कर ली है। ये सोलन को मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त था। अगर सोलन मोंची नहीं मरता तो आरव मेहरा को कैसे भरोसा हो सकता था? आजकल बोन प्लेन पहले से ही आरव मेहरा की नींव बन चुका है। सोलफायर और ब्लैक डेथ रून ने आरव मेहरा को लगातार महान जादूगरों का पोषण करने की अनुमति दी। ब्लैक वेस्टलैंड ने अनगिनत जादुई सामग्री का उत्पादन किया और हर दिन आरव मेहरा को जबरदस्त धन दिया। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अभी भी 10,000 भूतों की नदी थी। बोन ड्रैगन द्वारा कब्जा की गई बोन पीक और अन्य क्षेत्र थे जिन्हें आरव मेहरा के पास अभी तक विकसित करने का समय नहीं था। अगर वह बोन प्लेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता तो आरव मेहरा के पास आइवरी टॉवर के पास जितने वित्तीय संसाधन होते। अध्याय 392। ऐसी परिस्थितियों में आरव मेहरा सोलन द्वारा उसके बोन प्लेन को दी गई धमकी को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अगर सोलन ने बोन प्लेन से जुड़ी जानकारी लीक कर दी तो भले ही आरव मेहरा के पास बुक ऑफ डेथ हो, फिर भी उसे अंतहीन उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। यह मर्क्री टॉवर के साथ जो हुआ उससे देखा जा सकता है। जब एबिसल ईविल ड्रैगन की लाश की खबर लीक हुई तो दुर्भाग्य से इसने ब्लैक टॉवर का ध्यान आकर्षित किया। अंत में उन्होंने एबिसल ब्लैक ड्रैगन की लाश की एक आंख छीन ली। अगर बोन प्लेन की खबर लीक हो गई, इस तरह सोलन को मरना पड़ा। हाँ, आरव मेहरा ने उसे चुप कराने के लिए उसे मारने की योजना बनाई थी। इसके अलावा सोलन के लॉक मेहरा के जहाज डूबने के पीछे अपराधी होने की बहुत संभावना थी। समस्याएं, वास्तव में बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके पिता के साथ भी ऐसा ही था। अगर उन्होंने उस पुराने घर को बेचने से इनकार नहीं किया होता तो शायद उनका जहाज डूबता ही नहीं। हा हा हा। सोलन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसने आरव मेहरा को ऐसे देखा जैसे कोई सांप अपने शिकार को देखता है। उसे विश्वास था कि 1000 साल सिटी का पुराना घर जल्द ही उसका हो जाएगा और माफा मेहरा भी अपने पिता की तरह किस्मत से बाहर हो जाएगा। लेकिन फिर उसे माफा मेहरा से मन में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। आरव मेहरा ने कुछ नहीं कहा। उसके पीछे एक चमकदार चांद जैसी चीज उभरी जो 2 रत्नों, एक नीले और एक लाल, के साथ एक चमकदार चमक बिखेर रही थी जो भरपूर मन में उतार चढ़ाव फैला रही थी।
जैसे ही मैना डाला गया, डिस्क एक पल में सैकड़ों मंत्रों के साथ फट गई। फ्रॉस्ट स्पाइक्स, टॉर्नेडो, फायर एरो, विंड ब्लेड्स, फ्लेम स्पीयर्स, फ्रॉस्ट लांस। यह एक जादूगर सेना द्वारा एक ही लक्ष्य, सोलन पर एक साथ शीर्ष स्तर के सहयोग से जादू करने के बराबर था। अनगिनत मंत्रों की बाढ़ में बदल गए, सब कुछ बह गया। जब 10,000 मंत्र चक्र प्रकट हुआ तो सोलन का चेहरा एक भयावह पीला रंग से ढका हुआ था। वे सभी निम्न स्तर के मंत्र एक उच्च जादूगर की शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे थे। अरे, ये निश्चित रूप से एक सच्चा आत्मा जादू उपकरण है। सोलन अंदर ही अंदर कोस रहा था, लेकिन फिर भी उसने काफी तेजी से प्रतिक्रिया की। उसने समय पर एक एलिमेंटल शील्ड, एक रूनिक शील्ड और एक मैना शील्ड एक के बाद एक डाली। और यह सोचकर कि यह पर्याप्त नहीं था, उसने अपने सामने 3 अतिरिक्त आइस वॉल डाली। पूरी कास्टिंग प्रक्रिया में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। इससे ये देखा जा सकता है कि सोलन की शक्ति औसत सेकंड रैंक आर्कमेज से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन उन 3 आइस वॉल्स को मंत्रों की उस धार में तुरंत बहा दिया गया। वे बाढ़ को संभाल नहीं पाए क्योंकि वे टुकड़ों में बिखर गए। उसके बाद मैना शील्ड भी, रूनिक शील्ड भी बिखरने से पहले 1 सेकंड भी नहीं टिकी। उस समय सोलन इतना घबरा गया था कि उसने अपनी ही दिल की धड़कन सुनी। केवल उसकी एलिमेंटल शील्ड बची थी। ये सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक मंत्र था जिसका इस्तेमाल एक आर्कमेज कर सकता था। लेकिन आरव मेहरा के सामने इसका जिक्र करना उचित नहीं था। एक फ्लेम बर्स्ट ने पावर अप फ्रैन की एलिमेंटल शील्ड को तोड़ने के लिए पर्याप्त था, जब वह अभी भी 9वीं रैंक का महान जादूगर था। हालांकि सोलन फ्रैन से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन वह थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। सोलन डर रहा था क्योंकि उसकी एलिमेंटल शील्ड का रंग काला पड़ रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो रहा है कि दूसरे दर्जे के उच्च जादूगर के पास इतनी भयावह शक्ति हो सकती है। वह डरा हुआ था और पछता रहा था। जब दुष्वप्न जैसी चकनाचूर करने वाली आवाज गूंजी तो सोलन का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। एलिमेंटल शील्ड खोते ही 1 दर्जन निम्न स्तरीय मंत्र उड़ गए। बमबारी के बाद सोलन उड़ गया और जमीन पर बुरी तरह से गिर गया। उसके शरीर पर मौजूद रक्षात्मक जादू भी हमले का विरोध करने में विफल रहा। गिरने के बाद सोलन की लगभग सभी हड्डियां टूट गईं और वह दर्द से बेहोश हो गया। लेकिन युवा जादूगर ने उसे बेहोश होने का मौका नहीं दिया। युवा जादूगर अब उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ के ऊपर एक धधकती लौ तैर रही थी। सोलन मौत से डर गया। वह एक और सच्ची आत्मा जादू उपकरण है। रुको माफा मेहरा, ऐसा करना ब्लैक टॉवर का दुश्मन बनने जैसा है। अगर तुम ब्लैक टॉवर के दुश्मन बन गए तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। सोलन समूह पर लेटा हुआ था, एक पीली अभिव्यक्ति के साथ मुश्किल से सांस ले रहा था। उसने चिल्लाया, लेकिन युवा जादूगर ने उस पर केवल मुस्कुराया और फिर उस भयावह लौ को उसके सिर की ओर भेज दिया। अगर वह उस भयावह लौ से जल गया तो वह 1 सेकंड के भीतर मर जाएगा। कोई भी व्यक्ति ब्लैक टॉवर के जादूगर पर हमला नहीं कर सकता। बच्चे, तुम बहुत निर्दयी हो। अचानक एक बर्फीली आवाज गूंजी जब हवा की एक धारा ने सोलन को ढंक लिया और उसकी ओर बढ़ती हुई लौ को रोक दिया। गड़गड़ाहट, बिना किसी चेतावनी के और बेहद शक्तिशाली तरीके से आरव मेहरा के चारों ओर विस्फोट हुए। 3 विस्फोट आरव मेहरा की मैना शील्ड को लगभग चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थे। एक आइस फायर शील्ड दिखाई दी और आरव मेहरा के विस्तृत नियंत्रण में कुछ और विस्फोटों को रोक दिया। इस तरह का अदृश्य और अनुचित हमला किसी को भी उन्मत्त कर सकता है, यहाँ तक कि 5वीं रैंक का आर्कमेज भी आरव मेहरा की स्थिति में होने पर अधिक अजीब स्थिति में हो सकता है। बच्चे, मुझे सोलन के साथ तुम्हारी शिकायतों की परवाह नहीं है। मैं ऐसी किसी बात के लिए हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन ब्लैक टॉवर के एक सदस्य पर इस तरह से निर्दयता से हमला करना अक्षम्य है। वह भ्रामक आवाज एक बार फिर गूंजी, थोड़ा हैरान। ऐसा लग रहा था कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव मेहरा इतना मजबूत होगा और इस तरह के हमले के तहत इतना शांत रहेगा, खासकर एक युवा जादूगर से जो केवल सेकंड रैंक का उच्च जादूगर था। अगर ऐसे राक्षसी अस्तित्व को ब्लैक टॉवर में नहीं बांधा जा सकता था तो उसे मारना ही था। 20। जिस क्षण आवाज गूंजी आरव मेहरा को समझ में आ गया कि वह बहुत धीमा था। 20 ने वास्तव में एक चाल चली। यही वह बात थी जिसकी आरव मेहरा को चिंता थी। 20 का अस्तित्व आरव मेहरा के लिए एक वास्तविक खतरा था। बड़बड़ाता हुआ सोलन आरव मेहरा की आंखों में भी नहीं आया। वह फ्रैन की तरह था। आरव मेहरा को उसे मारने के लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं थी। बस चिंता की बात यह थी कि सोलन को 20 के सामने नहीं मारा जा सकता था। आरव मेहरा ने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। ये खाली था, किसी भी चीज या किसी से भी रहित। फिर भी आसमान के किसी हिस्से से एक निराकार दबाव आ रहा था। आरव मेहरा जानता था कि 20 वहां था। 20 के यहाँ होने से सोलन को मारना मुश्किल साबित होगा, और सिर्फ थोड़ा सा नहीं। इस तरह के अजीब हमले के तहत आरव मेहरा के पास उसकी देखभाल करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। स्यूडोस एक धधकती ढाल में बदल गया जिसने अनगिनत हवा के ब्लेड, आसमान से गिरने वाले बवंडर को रोक दिया। भले ही वे शक्तिशाली थे, फिर भी वे धधकती ढाल को नहीं तोड़ सकते थे। आरव मेहरा को लगा कि जब तक वह इस गतिरोध को नहीं तोड़ता वह इस आपदा से बाहर नहीं निकल पाएगा। बच्चे, बहुत घमंडी होना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम मेहरा हो। अगर तुम्हारा कुलपति भी मेरे ब्लैक टॉवर से किसी पर हमला करने की हिम्मत करता तो वह मर जाता, तुम तो दूर की बात है। आरव मेहरा की आंखें अचानक चमक उठीं जब 20 की आवाज गूंजी। मैजिक एरे ने स्पष्ट रूप से उसके ट्रैक को पकड़ लिया।
वह प्रतिनिधि वीस पवन तत्व का स्वामी था। पवन तत्व की उसकी समझ अपने चरम पर पहुंच गई थी और उसके बराबर का अस्तित्व भी उसे खोजने में कुछ परेशानी महसूस करता जब वह पवन तत्व अवतार का उपयोग करता। लेकिन मैजिक एरे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। उन्मत्त मन को गुप्त रूप से स्पेल व्हील में डाला गया था। जब तक ये फटता रहेगा, वीस को चोट लगेगी या उसे प्रकट होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। भले ही वह वीस को हरा ना पाए, फिर भी वह आसानी से बच सकता है। आरव मेहरा ने धैर्यपूर्वक सहन करते हुए धीरे धीरे सेकंड बीतते गए। अदृश्य विस्फोट गूंजते रहे क्योंकि मैना शील्ड और आइस फायर शील्ड अपनी सीमा तक पहुंच गए। आरव मेहरा अब अपने रूनिक शील्ड का उपयोग कर रहे थे। रूनिक शील्ड की ताकत रूनों की मात्रा पर निर्भर करती थी। अचानक अनगिनत जादुई जानवरों की आभा लाइन कैन्यन से उठी। वे एकत्र हुए और एक जादुई जानवर ज्वार का निर्माण किया, एक ऐसी ताकत जिसका सामना करना पड़ता था। सबसे आगे 3 असाधारण रूप से शक्तिशाली जादुई जानवर थे जो कम से कम 37 स्तर के थे। उनमें से एक पहले से ही 38 स्तर तक पहुंच गया था। वे तुलान पर्वत श्रृंखला के शासक थे। जादुई जानवरों का समुद्र उनकी ओर बढ़ रहा था। शिट, आरव मेहरा ने मन ही मन कोसा, ये भयावह था। एक 20 पहले से ही उस पर दबाव बना रहा था, लेकिन अब 37 और उससे ऊपर के स्तर पर 3 जादुई जानवर थे। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? रंबल। उसी समय एक ऐसी दुनिया हिला देने वाली आवाज ने सबकी आंखें खींच ली। अदृश्य वेस ने भी हैरानी से चीख निकाली। यह आवाज कई 100 मीटर ऊंची चट्टान से आई थी। लाइन कैन्यन के हर कोने में एक भयानक आभा फैलते ही 3 और गड़गड़ाहटें सुनाई दी। जब वेस ने उस आभा को महसूस किया तो वह चीख पड़ा और अब आरव मेहरा के लिए परेशानी का सबब नहीं रहा। आरव मेहरा के चेहरे पर भी भाव आ गए। वह उस चट्टान को अचंभित होकर देखने लगा। गड़गड़ाहट। कई 100 मीटर ऊंची चट्टान पर एक लंबी दरार दिखाई दी क्योंकि एक भयानक अस्तित्व चट्टान को चीरने के लिए क्रूर बल का उपयोग कर रहा था। जैसे जैसे सेकंड बीते गए, चट्टान पर दरार चौड़ी होती गई। इसके बाद तेज कदमों की आवाज आई। राख के रंग की लपटें चारों ओर उठीं और पूरे क्षेत्र में सल्फर की गंध फैल गई। जब राख की लपटें उठीं तो जीवन जंगल अप्रत्याशित रूप से मुरझा गया और पूरे लाइन कैन्यन में जीवन की आभा भी उसी तरह फैल गई। अध्याय 393। एबिस की 17वीं परत में उजाड़ क्षेत्र का शासक, उजाड़ अधिपति जलाक्स। इस बार यह असली था। जलाक्स पौराणिक युग से आया था और एक भयानक अस्तित्व था जो प्राचीन देवताओं के साथ पृथ्वी पर चला था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह स्वर्ग रैंक से ऊपर था। अब उजाड़ अधिपति अप्रत्याशित रूप से लाइन कैन्यन में था। भले ही यह उसका असली शरीर न हो और केवल एक प्रक्षेपण या अवतार हो, फिर भी यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका आरव मेहरा विरोध कर सके। इस युग में जलाक्स का नाम अभी तक ज्ञात नहीं था, लेकिन रसातल की 17वीं परत के प्रसिद्ध उजाड़ अधिपति बाद में नोसेंट के माध्यम से फैल गए थे। रसातल के राक्षसों के बीच उजाड़ अधिपति एक ताकत थी जिसे गिना जाना था और कई स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ उसके हाथों मारे गए। सल्फर की मोटी आभा, रसातल की आभा लाइन कैन्यन में फैल गई। गड़गड़ाहट। जालेक्स के पैर ने लाइन कैन्यन की मिट्टी पर जोर से रौंदा और पूरी दुनिया कांप उठी। केवल एक गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी क्योंकि एक बड़ी दरार ने जमीन को चीर दिया था। प्रत्येक कदम के साथ दरार धीरे धीरे फैलती गई, जिससे एक भयावह दृश्य बन गया। राख के रंग की मुरझाती आग के अनगिनत गुच्छे धीरे धीरे आसमान से नीचे तैर रहे थे। 3 शक्तिशाली जादुई जानवर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उजाड़ अधिपति जालेक्स की उपस्थिति ने उन्हें भयभीत कर दिया था। अनगिनत जादुई जानवर लाइन कैन्यन की जमीन को रौंदते हुए भाग गए, जिससे पूरी घाटी हिल गई। एक बड़ा काला ताड़ का पेड़ लेवल 38 जादुई जानवर पर चढ़ गया। उस शाही जादुई जानवर को उस बड़े ताड़ के दबाव के कारण भागने में डर लग रहा था। उसके पास प्रतिरोध करने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसे बेरहमी से चट्टान से टकराने से पहले पकड़ लिया गया। शक्तिशाली जादुई जानवर के मरते ही एक भयानक ध्वनि गूंज उठी। जलती हुई आग चुपचाप गिर गई और उसकी आत्मा को जला दिया। लेवल 38 जादुई जानवर वीरान अधिपति के सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसे विस्फोट करने के लिए बस एक वार की जरूरत थी। इसके अलावा लेवल 37 के अन्य 2 जादुई जानवर भी भागने में सफल नहीं हुए। उन्हें राख की लपटों से बने 2 बड़े हाथों ने मजबूती से पकड़ रखा था। वे अपनी आत्माओं के नष्ट होने से पहले दिल दहला देने वाली चीखें निकाल रहे थे। वीरान अधिपति वहां स्थिर रहा, एक भयावह आभा उत्सर्जित करता हुआ। उसने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी राक्षसी पुतलियां आसमान की ओर देखने लगीं। आसमान खाली लग रहा था, सिर्फ नीले रंग का एक विशाल समुद्र। लेकिन हर कोई जानता था कि वहां एक जादूगर छिपा हुआ था, प्रतिनिधि वीस। हालांकि प्रतिनिधि वीस बहुत शक्तिशाली था और उसके पवन तत्व अवतार ने उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल बना दिया था, लेकिन वह वीस की चाल को एक नज़र में ही समझ गया था, जो कि वीस का एक बहुत शक्तिशाली दानव था। बकवास। वीस और बाकी सभी वीस के वीस से चौंक गए। जब वीस एक चट्टान से उभरा तो उन्हें एक बहुत ही खतरनाक आभा महसूस हुई। जब वीस की 2 राक्षसी आंखें उस पर पड़ी तो वह चौंक गया। उन्हें लगा कि वे शक्तिशाली जादू बिखेर रहे हैं जो उसके विचारों को भेदने में सक्षम है। इन आंखों के सामने कोई रहस्य नहीं रखा जा सकता था। वीस चिंतित था और उसने शाप दिया। उसने अभी अभी वीस की शक्ति देखी थी जब उसने 3 जादुई जानवरों को नष्ट कर दिया था, जबकि वे प्रतिरोध भी नहीं कर पाए थे।
इस शक्ति के सामने उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और जितना दूर भागा जाए उतना अच्छा है। सौभाग्य से वे इसके लिए वह पवन तत्व के नियम में निपुण था। नोसेंट में पवन तत्व के नियम को समझने के मामले में बहुत कम लोग उसकी बराबरी कर सकते थे। वीस ने जैसे ही वीस को देखा, वह तूफान में बदल गया, एक पल में 1 किलोमीटर की दूरी पार कर गया। लेकिन वीस धीमा नहीं था। वीस की चरम गति वीस के सामने कुछ भी ज्यादा नहीं थी। एक पल में मुरझाई हुई लपटें आसमान में फैल गईं और वीस का पीछा तूफानों से भी तेज गति से करने लगीं। बकवास, वीस ने शाप दिया, ये बुरा है। वीस के लिए कोई चुनौती नहीं थी, और इसके अलावा वह मुरझाई हुई आग रसातल की 17वीं परत से राख भूरे रंग की लौ थी। अगर वीस को इससे छुआ जाता तो उसकी आत्मा जलकर राख हो जाती। वह कभी भी खुले में वीरान अधिपति से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी भयावह स्थिति में ब्लैक टॉवर के प्रतिनिधि ने अपनी गति 3 गुना बढ़ा दी। इस तरह के असंभव करतब को अंजाम देकर वह अपने और आग की लपटों के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने में सक्षम था। लेकिन खतरे से बमुश्किल बचने के बाद वीस ने जमीन की ओर देखा। वहां उसने सोलन को जमीन पर लेटा हुआ देखा, साथ ही वहां से कुछ ही दूरी पर युवा जादूगर भी था। हाई मैच दायरे में एक युवा जादूगर जो उससे मुकाबला कर सकता था। अगर उसे बढ़ने दिया जाए तो वह बेहद खतरनाक हो जाएगा। इस बारे में सोचते हुए वीस ने अपना हाथ उठाया और मुट्ठी भर विंड ब्लास्ट फेंके। उपस्थित सभी लोगों में से आरव मेहरा वीरान अधिपति के सबसे करीब था और विंड ब्लास्ट उसके बगल में फटा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह बूढ़ा आदमी ऐसा हाथ खेलेगा। भाड़ में जाओ, आरव मेहरा ने कसम खाए। उसके शरीर पर कम से कम 10 रक्षात्मक मंत्र थे, इसलिए हालांकि 5 विंड ब्लास्ट शक्तिशाली थे, फिर भी वे उसे घायल नहीं कर सकते थे। लेकिन आरव मेहरा जानता था कि वीस का असली लक्ष्य उसे वीरान अधिपति की ओर उड़ा देना था। अरे, वह जलेक्स है, कोई ऐसा जो मुझे एक पल में कुचल सकता है। अगर वह बूढ़ा आदमी सफल हो गया तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। दुर्भाग्य से चकमा देने का समय नहीं था। 5 पवन विस्फोट लगभग एक ही समय में फटे। विशाल शॉकवेव फैल गई और एक अप्रतिरोध्य बल लेकर आए। आरव मेहरा खुद को जलेक्स की ओर हवा में उड़ने से नहीं रोक पाया। इस समय आरव मेहरा मन ही मन वीस के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोस रहा था। ये कमीना। सौभाग्य से आरव मेहरा ने तुरंत प्रतिक्रिया की और जैसे ही उसका शरीर बाहर निकला, उसने अग्नि तत्व अवतार का जादू किया। उसके बाद एक फ्लेम फ्लैश का इस्तेमाल किया ताकि वह गिरती हुई आग की लपटों में न गिर जाए। वह उजाड़ अधिपति से 100 मीटर दूर एक क्षेत्र में उतरा। स्वर्ग, ये देखने वाले भाड़े के सैनिकों ने आश्चर्य से कहा। उनकी नज़र में यह मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। उजाड़ अधिपति जैसे अस्तित्व से 100 मीटर दूर होना उसके ठीक सामने होने से अलग नहीं था। लेकिन जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि वह खतरे की ओर बढ़ रहा है, आरव मेहरा ने उस फ्लेम फ्लैश के बाद हैस्ट कास्ट किया, जिससे उसकी मौत की ओर भागने की गति बढ़ गई। क्योंकि केवल आरव मेहरा ने इसे देखा था। उजाड़ अधिपति से 100 मीटर दूर एक जगह पर एक गहरी दरार थी। ये वह दरार थी जो उजाड़ अधिपति के जमीन पर पैर रखने पर दिखाई दी थी। हालांकि उस दरार से एक हल्की रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि दरार के नीचे एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। आरव मेहरा ने दरार से एक हल्का सा मान उतार चढ़ाव भी महसूस किया। आरव मेहरा जानता था कि यह उसका एकमात्र विकल्प था। अगर वह उस युद्ध के मैदान में रहा तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। वे 3 राक्षसी जादुई जानवर एक ही वार में मारे गए तो उसका क्या। इसके अलावा आरव मेहरा ने देखा था कि उजाड़ अधिपति सबसे मजबूत लोगों को पहले निशाना बना रहा था। सबसे पहले वह उस लेवल 38 के जादुई जानवर के पीछे गया, फिर दूसरे 2 लेवल 37 के जादुई जानवरों के पीछे गया, फिर वेस के पीछे गया। वेस के बाद आरव मेहरा शायद अगला निशाना था, इसलिए उसने बड़ी दरार में घुसकर ऐसे समय में युद्ध के मैदान को छोड़ने की पहल की। अचानक उसके कान के पास एक सीटी की आवाज़ गूंजी। वह दरार इतनी गहरी थी कि वह नीचे नहीं देख पा रहा था। उसका शरीर 10 सेकंड से ज्यादा समय तक नीचे गिरता रहा। ऐसा लगा जैसे वह किसी चट्टान की चोटी से नीचे कूद गया हो। आरव मेहरा को बुरा लग रहा था। उसने खुद को संतुलित करने के लिए लेविटेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश की और देखा कि नीचे कोई खतरा तो नहीं है। अगर नहीं था तो ये सही होगा, और अगर था तो वह तैयारी कर पाएगा। लेकिन जब उसने जादू किया तो उसने साफ तौर पर महसूस किया कि आसपास का मन इतना अस्त व्यस्त था कि इसने जादू को बहुत प्रभावित किया, बस उसकी गति को धीमा कर दिया। पूरे 10 मिनट के बाद एक विस्फोट सुना जा सकता था। आरव मेहरा का शरीर भारी होकर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसे सीने में हथौड़े से मारा गया हो। अगर लेविटेशन ने उसकी उतरने की गति को धीमा नहीं किया होता, अगर उसके शरीर पर दर्जनों जादू नहीं होते तो वह गिरकर मर सकता था। सौभाग्य से वह महसूस कर सकता था कि वह समतल जमीन पर था और ऐसा लग रहा था कि आसपास कुछ भी खतरनाक नहीं है। वह कुछ कठिनाई से आगे बढ़ा क्योंकि उसके शरीर में तेज दर्द हो रहा था, जिससे वह भौचक्का हो गया। उसने अपनी जेब से कुछ औषधियां निकाली और उन्हें पी लिया। 1 दर्जन मिनट आराम करने के बाद दर्द धीरे धीरे कम हुआ और वह खुद को ऊपर उठाने में कामयाब रहा। लेकिन उसका पूरा शरीर अभी भी टूटा हुआ महसूस हो रहा था और यहाँ तक कि सांस लेना भी दर्दनाक था। उसने अपनी जेब में से बहुत सारी औषधियां निकालीं। उसने एक एक करके सभी को देखा, लेकिन निराशा के साथ पाया कि उसने कोई पुनर्जन्म औषधि नहीं बनाई थी।
इस बार उसे जो चोटें लगी थीं वे बहुत गंभीर थीं। एक साधारण स्वास्थ्य औषधि बेकार होगी और जो औषधि उसने अभी पी थी उससे केवल सतही घाव ही ठीक हुए। अध्याय 394। वह इस आपात स्थिति से निपटने के लिए केवल पुनर्जन्म की एक बोतल ही तैयार कर सकता था। पुनर्जन्म औषधि के लिए कुल 4 सामग्रियों की आवश्यकता थी। आरव मेहरा ने अपनी जेबों में देखा और जल्दी से आवश्यक सामग्रियों में से 3 को ढूंढ लिया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसे पता चला कि उसके पास धधकती लौ घास नहीं है। दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता। लेकिन जल्द ही आरव मेहरा को अपने जादू के भीतर एक गर्म आभा महसूस हुई। इससे उसकी आंखें चमक उठीं। धधकती लौ घास एक बहुत ही आम जड़ी बूटी थी जो आमतौर पर गर्म वातावरण में उगती थी, इसलिए इसे यहाँ ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आरव मेहरा ने अपने कपड़ों से धूल झाड़कर अपने आसपास की जांच की। यह एक प्राकृतिक रूप से बनी गुफा लग रही थी, एक विशाल प्राकृतिक रूप से बनी कार्स्ट गुफा। ये बहुत चौड़ा था और कुछ गणनाओं के बाद आरव मेहरा ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि यह जगह सतह से 5 किलोमीटर दूर थी। फिर भी ये बिल्कुल भी मंद नहीं थी। वह गर्म आभा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा और लगभग 1 दर्जन मिनट तक चला, इससे पहले कि उसके सामने का दृश्य उसे गहराई से हिला दे। एक विशाल महल हवा में मंडरा रहा था जो अनगिनत मोटी जंजीरों से जमीन से बंधा हुआ था, और गर्म आभा उस महल से आ रही थी। जिस चीज ने उसे वास्तव में हिला दिया वह मंडराता हुआ महल नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए आवश्यक जनशक्ति थी। तीसरे राजवंश के उत्कर्ष काल के दौरान भी यदि पूरा देश इस परियोजना पर केंद्रित होता तो भी इसे कम से कम 10 साल की आवश्यकता होती। वह एक मोटी जंजीर का अनुसरण करते हुए मंडराते हुए महल तक चला गया। नीचे से आ रही गर्मी की लहर ने उसे भौहें सिकोड़ दी। नीचे उबलता हुआ लावा भयानक गर्मी छोड़ रहा था। कुछ ही सेकंड में उच्च तापमान ने पसीने के कारण उसके लबादे को उसके शरीर से चिपका दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि यहाँ पहले की तरह अव्यवस्थित नहीं था, फिर भी बहुत हस्तक्षेप था। ऐसी परिस्थितियों में अगर वह गिर जाता तो उसके लिए बचना बहुत मुश्किल होता। एक त्वरित नज़र से उसने कुछ खोज लिया। लावा में 4 कंकाल तैर रहे थे। ये कंकाल थोड़े खास थे क्योंकि वे मानव कंकाल नहीं थे। ध्यान से देखने पर आरव मेहरा ने देखा कि वे एक उदास गहरे सुनहरे रंग की चमक उत्सर्जित कर रहे थे, और ये 4 कंकाल जिन लोगों के थे वे जीवित रहते समय लगभग 1 मीटर लंबे रहे होंगे। डार्क आयरन वॉफ्स। आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। वह पुष्टि कर सकता था कि ये डार्क आयरन वॉफ्स के कंकाल थे। वे अपना अधिकांश समय एक फौज के पास काम करते हुए बिताते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें अत्यधिक उच्च ताप प्रतिरोध था। यह इन 4 कंकालों से देखा जा सकता था। वे कम से कम 1 सहस्राब्दी तक वहां रहे और लावा में तैरते रहे, लेकिन वे अभी तक पिघले नहीं थे। लेकिन डार्क आयरन वॉफ्स इस जगह पर कैसे मर गए? आखिरकार यह ओकलैंड की सीमाओं के भीतर है। नैसर राजवंश में डार्क आयरन वॉफ्स प्रसिद्ध थे। वे क्रोमेटिक ड्रैगन्स के सेवक थे और उनके पास नोसेंट पर सबसे समृद्ध खनिज संसाधन थे। उनके पास सबसे उन्नत फोजिंग तकनीक थी, लेकिन दुर्भाग्य से डार्क आयरन वॉफ्स का युग नैसर राजवंश के साथ ही समाप्त हो गया जब ड्रैगन्स शून्य में चले गए। अब डार्क आयरन वॉफ्स को नोसेंट में नहीं देखा जा सकता था। वे पहले से ही भूमिगत छिपे हुए थे और बहुत कम लोग कभी किसी जीवित व्यक्ति से मिल पाते थे। केवल नोसेंट के सबसे अच्छे नीलामी हॉल में ही समय समय पर डार्क आयरन ड्वार्फ की उत्कृष्ट कृति देखने को मिलती थी, जो साबित करती थी कि यह जाति अभी विलुप्त नहीं हुई थी। लेकिन उन 4 डार्क आयरन वॉफ्स का क्या हुआ? क्या यह मडराते महल से संबंधित है? डार्क आयरन ड्वार्फ जन्मजात फोजिंग मास्टर थे, इसलिए उनके पास एक मडराता महल मिलना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन उनकी मौत ने आरव मेहरा को असमंजस में डाल दिया। जब वह चेन के साथ आगे बढ़ा तो आरव मेहरा ने नीचे लावा पर ध्यान दिया, और निश्चित रूप से डार्क आयरन ड्वार्फ के कंकालों की संख्या उन 4 तक सीमित नहीं थी। कुछ और मिनट चलने के बाद उसे 1 दर्जन और मिले। एक बड़ा ज्वलंत पक्षी लावा से बाहर आया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए अनगिनत लपटों में आरव मेहरा को घेर लिया। फ्लेम वल्चर। इस अचानक बदलाव ने आरव मेहरा को चौंका दिया। चेन पर चढ़ते समय उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उस पर जासूसी कर रहा हो, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिला था, इसलिए वह पिछले कुछ मिनटों से सावधानी से चल रहा था। जब फ्लेम वल्चर दिखाई दिया तो उसे समझ में आ गया। फ्लेम वल्चर खुद एक अग्निजीव था और लावा में छिपा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे ढूंढ नहीं पाया था। वह फ्लेम वल्चर बहुत शक्तिशाली नहीं था। यह लगभग केवल 31 स्तर का था। अगर यह पहले होता तो उस स्तर का कोई जादुई जानवर आरव मेहरा का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ का माहौल आरव मेहरा के लिए बहुत बुरा था। मन अव्यवस्थित था, जिससे उसकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, और गिरने से वह घायल भी हो गया था। उसने धीरे से जादू की छड़ी उठाई और 3 बर्फ की दीवारें तुरंत उसके सामने उठ खड़ी हुईं, जिससे आग की लपटें रुक गईं। उसी समय 10,000 जादू का पहिया भी उसके पीछे उठ खड़ा हुआ और मन से फट गया, जिससे मंत्रों की बाढ़ आ गई जिसने फ्लेम वल्चर को अपने आगोश में ले लिया। इस समय एंडिफा स्पेल व्हील से बाहर आया और उसके नियंत्रण से 10,000 जादू के पहिए ने बेरहमी से फ्लेम वल्चर पर बमबारी की। आरव मेहरा को नहीं पता था कि एंडिफा वेरिएंट ब्लैक लिजर्ड ब्लड का इस्तेमाल किस लिए करता है, लेकिन इसे पाने के बाद 10,000 जादू के पहिए की ताकत बहुत बढ़ गई। जैसा कि एंडिफा ने कहा था, यह एक मध्यम श्रेणी के सच्चे आत्मा जादू उपकरण के स्तर पर पहुंच गया।
10,000 जादू के पहिए से बमबारी के बाद फ्लेम वल्चर धीरे धीरे विरोध करने में असमर्थ हो गया। जिस आवृत्ति पर वह अपने पंख फड़फड़ाता था वह धीरे धीरे धीमी हो गई जब तक कि उसने आखिरकार अपनी पूरी ताकत से भागने का फैसला नहीं किया। भले ही मंत्र निम्न स्तरीय मंत्र थे, वे सर्वशक्तिमान थे और उसे बहुत घायल कर देते थे। 5 मिनट से भी कम समय में उसके शरीर पर लपटें काली हो गईं और वह जख्मों से भर गया। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए थकते हुए फ्लेम वल्चर ने प्रकाश की 3 स्पष्ट नीली किरणों, उन 3 फ्रॉस्ट लांस पर ध्यान नहीं दिया। फ्लेम वल्चर ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली क्योंकि उसके शरीर पर लपटें जलना बंद हो गईं। इस समय एक बड़े जादुई हाथ ने उसे पकड़ लिया। आरव मेहरा नीचे झुका और सावधानी से फ्लेम वल्चर के मैना क्रिस्टल को निकाला। लेकिन जब आरव मेहरा ने वह मैना क्रिस्टल निकाला तो उसके हाव भाव अजीब हो गए। उसने उसे सोच समझकर देखा। ये बहुत अजीब था। उस फ्लेम वल्चर द्वारा प्रदर्शित की गई युद्ध शक्ति पहले ही लेवल 30 को पार कर चुकी थी। दूसरे शब्दों में उसके मैना क्रिस्टल को स्पिरिट मैना क्रिस्टल के दायरे में पहुंच जाना चाहिए था। स्पिरिट मैना क्रिस्टल में निहित मैना शुद्ध था और न केवल उन्हें कीमिया के किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता था, बल्कि निम्न श्रेणी के जादूगर भी उनसे सीधे शक्ति प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आरव मेहरा के हाथों में मौजूद मैना क्रिस्टल शुद्ध होने से कोसों दूर था। उसके भीतर निहित मैना बेहद जटिल था और अपने अनुभव और ज्ञान के साथ आरव मेहरा भी अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाए। यह मैना क्रिस्टल निम्न श्रेणी के जादूगर के लिए जहर होगा। अगर बस इतना ही होता तो आरव मेहरा ने अपना संयम नहीं खोया होता। फ्लेम वल्चर एक अग्नि जीवन रूप था। संघनित मैना क्रिस्टल में अग्नि तत्व होने चाहिए, लेकिन उस मैना क्रिस्टल में सिर्फ अग्नि तत्व ही नहीं थे। इसमें पृथ्वी, हवा और पानी भी थे। इसका क्या मतलब था? एक मैना क्रिस्टल में 4 तत्व होते हैं। आरव मेहरा ने कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था, यहाँ तक कि 30,000 साल बाद भी नहीं। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि फ्लेम वल्चर ऐसे अजीब मैना क्रिस्टल को कैसे संघनित कर सकता है। क्रिस्टल को ध्यान से देखने के बाद एंडेफा की ऊंची आवाज गूंजी। शिट, क्या हो रहा है? मेहरा, आओ और देखो। आरव मेहरा ने भौहें सिकुड़ी और नीचे झुक गया। फ्लेम वल्चर का शरीर जलना बंद हो गया था और अब सिर्फ एक काली लाश थी। उसने एंडेफा की नज़र का अनुसरण किया और एक निशान देखा जिसे नोटिस करना मुश्किल था। ध्यान से देखने के बाद उसने पाया कि निशान को सिलने के निशान थे। अजीब मैना क्रिस्टल के जुड़ने से आरव मेहरा स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में एक बेतुका विचार कौंध गया। 4 तत्व वाला मैना क्रिस्टल फ्लेम वल्चर के शरीर में प्रत्यारोपित होने से पहले मानव निर्मित होना चाहिए था। अगर उसका अनुमान सही था तो ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत पागल था। लेकिन इस बारे में सोचने के बाद आरव मेहरा को लगा कि यह अकल्पनीय है। 4 तत्वों वाला मैना क्रिस्टल मानव निर्मित कैसे हो सकता है? इसके अलावा मैना क्रिस्टल लगाए जाने के बाद एक जादुई जानवर कैसे सुरक्षित रह सकता है? जादू करने के लिए मैना क्रिस्टल में मौजूद मैना को निकालने में बहुत परेशानी होगी। वह जादुई जानवर ही अजीब नहीं है, उसका मैना क्रिस्टल भी अजीब है। आरव मेहरा ने भौहें सिकुड़ी और वह अजीब मैना क्रिस्टल एंडेफा को दिखाया। एंडेफा के तीनों चेहरे विकृत हो गए। ये एंडेफा भी चौंक गया और अवाक रह गया। मेहरा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह जगह बहुत अजीब है? लावा में तैरती हुई ज्यादातर हड्डियां डार्क आयरन ड्वार्फ्स की हैं। कौन जानता है कि वे यहाँ कैसे मरे? आरव मेहरा ने सिर हिलाया, लेकिन अपने रास्ते पर चलने से पहले कुछ नहीं कहा। होवई पैलेस तक पहुंचने के लिए जंजीरों को पार करने से पहले आरव मेहरा ने दीवार पर कुछ जड़ी बूटियां उगती देखीं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देखा कि उसे जिस धधकती लौ घास की जरूरत थी वह उनमें से एक थी। लेकिन धधकती लौ घास को तोड़ना आसान नहीं था। ये दीवार पर दृढ़ता से बढ़ रही थी और उन्हें काटने के लिए आरव मेहरा को लेविटेशन का उपयोग करने की आवश्यकता थी। ये सामान्य रूप से कोई समस्या नहीं पैदा करेगा, लेकिन अब मन अराजकता में था और कास्टिंग में गंभीर रूप से हस्तक्षेप कर रहा था। अन्य मंत्र ठीक होंगे, लेकिन लेविटेशन का सवाल ही नहीं उठता। अगर अराजकता अचानक बदतर हो गई तो क्या आरव मेहरा अपनी मौत के मुंह में नहीं गिर जाएगा? अध्याय 395। लेकिन उसे अभी भी कुछ चोटें लगी हुई थीं। जब भी वह चलता तो उसे दर्द महसूस होता और वह वास्तव में इसे सहन नहीं कर पाता। आरव मेहरा को अचानक बेल और पृथ्वी कठपुतली का संयोजन याद आ गया। उसने सबसे पहले बेलों को बुलाया और उन्हें जंजीरों से कसकर बांधने के बाद उसने पृथ्वी कठपुतली को बेलों से नीचे रेंगते हुए कुछ धधकती लौ घास तोड़ने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद आरव मेहरा ने सफलतापूर्वक धधकती लौ घास के कुछ डंठल प्राप्त किए, लेकिन उसने औषधि को मिश्रित करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय वह मडराते हुए महल में चला गया। ये तीसरे राजवंश की निर्माण शैली है। करीब से देखने के बाद आरव मेहरा और एंडेफा ने तुरंत पाया कि यह तीसरे राजवंश का महल था और सम्राट झांतुई के युग का। उस समय आरव मेहरा को पहले से ही यकीन था कि इस मडराते हुए महल का निर्माण संभवतः सम्राट झांतुई ने किया था। लेकिन आरव मेहरा को यह समझ में नहीं आया कि सम्राट झांतुई ने ऐसी जगह पर इतनी जनशक्ति की आवश्यकता वाले महल का निर्माण क्यों किया। आखिरकार सम्राट झांतुई और गोगास राजा ने लाइन कैनियन में अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, फिर भी यह महल लाइन कैनियन के नीचे दफन हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट झांतुई और गोगास राजा के बीच निर्णायक लड़ाई से पहले उन्होंने 10 वर्षों में इस भूमिगत महल को बनाने के लिए इतनी जनशक्ति बर्बाद कर दी? क्या ये बहुत अजीब नहीं था?
इसके अलावा आरव मेहरा को रक्तपात वन में सम्राट जैंतुई द्वारा छोड़े गए तलवार के घावों के साथ विशाल मोनोलिथ जैसी पत्थर की पट्टिका स्पष्ट रूप से याद थी, जिसमें कहा गया था कि वह और लुओनिंग यहाँ आए थे। जिस तरह से शब्द लिखे गए थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई निर्णायक लड़ाई से पहले कुछ लिखता है। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वे कुछ खोज रहे थे। उस समय आरव मेहरा को पहले से ही उस कहानी की सत्यता पर थोड़ा संदेह था। क्या सम्राट झांटुई और गोगास राजा के बीच लाइन कैनियन में वास्तव में निर्णायक लड़ाई हुई थी? क्या ये संभव है कि वे वहां एक दूसरे से नहीं लड़े, बल्कि गुप्त रूप से किसी तरह की खोजबीन कर रहे थे? ये सोचकर आरव मेहरा अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। सम्राट झांटुई और गोगास राजा के युग के इतिहास में बहुत सारे संदिग्ध हिस्से थे। यहाँ तक कि पागल कब्र खोदने का युग भी उनके पीछे की सच्चाई को उजागर करने में सक्षम नहीं था। उनका पता लगाने के लिए शायद तब तक इंतजार करना पड़े जब तक कि कोई गोगास राजा के खंडहरों को न खोज ले। आरव मेहरा को उस जगह की खोज करने की जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने बस अपनी औषधि को मिलाने के लिए एक खाली जगह की तलाश की। उसने अपने सामने 4 जादुई सामग्रियों को व्यवस्थित किया और अपनी जेब से एक क्रूसिबल निकाला, साथ ही कुछ टेस्ट ट्यूब भी। वह अब कुछ पुनर्जन्म औषधि को मिलाने के लिए तैयार था। ... आरव मेहरा की चोट बहुत पहले ही ठीक हो चुकी थी। वह उठकर महल में प्रवेश करने से पहले पवित्र द्वार से चला गया। आरव मेहरा ने अपने आसपास 4 खुले द्वार देखे, सभी से अलग अलग आभा निकल रही थी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। आरव मेहरा ने चारों द्वारों से आभा महसूस करते हुए भौहें सिकुड़ी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इन खुले द्वारों से 4 तत्वों में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक एक द्वार से एक घनी बर्फ की आभा निकली और इससे पहले कि आरव मेहरा और एंडिफा प्रतिक्रिया कर पाते, कई फ्रॉस्ट एलिमेंटल बाहर आ गए। अन्य 3 द्वारों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ्लेम एलिमेंटल, स्टॉर्म एलिमेंटल, रॉक एलिमेंटल। आरव मेहरा और एंडिफा ये देखकर चौंक गए। जिस व्यक्ति ने ये महल बनवाया था वह पागल था। उसने एलिमेंटल प्लेन की ओर जाने वाले 4 द्वार बनाए थे। जब तक कोई अंदर आता, बीच में मौजूद विशाल सरणी तुरंत सक्रिय हो जाती और एलिमेंटल प्लेन से 4 तरह की एलिमेंटल स्पिरिट्स आती। 4 पोर्टल से आने वाली एलिमेंटल स्पिरिट्स की संख्या कुछ 100 तक पहुंचने में बस कुछ सेकंड लगे। धधकती गर्मी, जमने वाली ठंड, चुभने वाली आंधी और भारी दबाव। एंडिफा और आरव मेहरा सुन्न महसूस कर रहे थे। इन एलिमेंटल स्पिरिट्स में महान जादूगरों की ताकत थी। उनमें से कई 100 शायद बहुत ज्यादा न हो, लेकिन कई हजार, कई दसियों हजार या उससे भी ज्यादा के बारे में क्या? इसके अलावा किसने कहा कि बाहर आने वाली एलिमेंटल स्पिरिट्स सभी एक ही स्तर पर होंगी? हजारों में से क्या कुछ उच्च श्रेणी की एलिमेंटल स्पिरिट्स नहीं दिखाई देंगी? हजारों में से क्या एलिमेंटल किंग को उकसाया नहीं जाएगा? यह नरक था। 4 पोर्टल्स भयंकर रूप से टिमटिमा रहे थे क्योंकि कई एलिमेंटल बाहर निकल रहे थे, जिससे कमरा एलिमेंटल वर्ल्ड में बदल गया। एक पल में आरव मेहरा और एंडिफा भारी मात्रा में एलिमेंटल स्पिरिट से भर गए। आरव मेहरा घूमते समय जल्दी में नहीं दिखे। उनके हाथ में डूम स्टाफ लगातार टिमटिमा रहा था क्योंकि वे विभिन्न मंत्रों का जाप कर रहे थे। एलिमेंटल स्पिरिट्स हर तरफ से घिरी हुई थीं और हर बार जब फ्लेम बर्स्ट फटता था तो कम से कम 1 दर्जन एलिमेंटल स्पिरिट्स गिर जाती थीं। एंडरफा ने 10,000 स्पेल व्हील को नियंत्रित किया और स्टार जेम एक नीली रोशनी के साथ खिल गया क्योंकि एलिमेंटल एम्बर ने स्पेल व्हील को मैना का एक स्थिर प्रवाह प्रदान किया। हर बार जब स्पेल व्हील फटता था तो सैकड़ों निम्न स्तरीय मंत्र युद्ध के मैदान में छा जाते थे, हर बार एलिमेंटल स्पिरिट्स के झुंड को मारते थे। यह मारने की गति आरव मेहरा की तुलना में बहुत तेज थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी एलिमेंटल स्पिरिट्स थीं, वे हर जगह फैल गईं। भले ही आरव मेहरा और 10,000 स्पेल व्हील सैकड़ों को मार सकते थे, लेकिन एलिमेंटल स्पिरिट्स 4 पोर्टल से लगातार आ रही थीं। उनका कोई अंत नहीं था। भाड़ में जाए ये। एंडिफा कोसने से खुद को नहीं रोक पाया। एलिमेंटल की बाढ़ के कारण उसका मैना बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए में जल्दी या बाद में उसका मैना खत्म हो जाएगा। जब वह समय आएगा, भले ही 10,000 स्पेल व्हील एक मिड रैंक ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल हो, फिर भी यह काम करना बंद कर देगा। जब तक वह सरणी बनी रहेगी, एलिमेंटल स्पिरिट्स बाहर निकलती रहेंगी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आरव मेहरा ने भौहें सिकुड़ी। अगर यह जारी रहा तो भले ही उसके पास बहुत सारा मैना हो, फिर भी वह इसे खत्म कर देगा। फिर उसकी नज़र कमरे के बीच में मौजूद विशाल सरणी पर वापस आ गई। एंडिफा, मुझे कुछ समय दो। ये सुनकर एंडिफा को तुरंत आरव मेहरा की योजना समझ में आ गई। वह तुरंत मंत्रों की एक असीम बाढ़ के साथ फट पड़ा और कमरे के केंद्र को सभी एलिमेंटल से साफ कर दिया। आरव मेहरा नीचे झुका और फर्श पर सरणी का अध्ययन किया। उसमें तरह तरह के अजीबोगरीब पैटर्न थे। वे बेहद अजीब थे और एक नज़र में ही आरव मेहरा को पता चल गया कि यह ट्रू स्पिरिट रैंक सरणी बहुत परेशानी वाली होगी। यह आरव मेहरा के सामने आई सबसे जटिल सरणी थी। उसने एक से ज्यादा ट्रू स्पिरिट सरणी तोड़ी थी और बहुत सारा अनुभव जमा किया था। अगर यह पहले होता तो शायद उसे इस जटिल सरणी को तोड़ने का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन अब यह अलग था। उसने जल्दी से एक कलम और कुछ मेल्टिंग स्नो इंक निकाली और अपने ऊपर एक अपग्रेडेड शार्प माइंड डाला। उसका दिमाग साफ हो गया और उसकी विश्लेषण क्षमता कम से कम 10 गुना बढ़ गई। उसने धीरे से कलम को मेल्टिंग स्नो इंक में डुबोया और जल्दी से सरणी पर चित्र बनाया, जबकि उसका मैजिक एरे उसी समय पूरी क्षमता से काम कर रहा था।
वह सरणी दूसरों को अविश्वसनीय रूप से जटिल लग सकती है, लेकिन आरव मेहरा की नज़र में यह एक बुनियादी तत्व सरणी थी क्योंकि वह इसे तोड़ता रहा। आरव मेहरा की लिखने की गति बहुत तेज थी, वह लगभग रुका ही नहीं। आरव मेहरा की भयानक गणना क्षमता के बिना इस स्थिति में कोई भी गिर सकता था, जिसमें स्टार सेज जोई भी शामिल था। आखिरकार एलिमेंटल स्पिरिट्स की अंतहीन सेना का सामना करने पर किसी भी जादूगर का मैना खत्म हो जाएगा। एंडरफा 10,000 स्पेल व्हील को जगा रहा था, लगातार मंत्रों से फट रहा था और अनगिनत एलिमेंटल को मार रहा था। मंत्रों की हर लहर कई सैकड़ों एलिमेंटल स्पिरिट्स को मार देती थी। हालांकि जिस दर से उन्हें मारा जा रहा था वह बहुत अधिक थी, मैना की खपत भी उतनी ही थी। इस समय 10,000 स्पेल व्हील में एलिमेंटल एम्बर पहले की तुलना में बहुत गहरा था, जो दर्शाता है कि इसमें मौजूद बहुत सारा मैना खत्म हो चुका था। व्यस्त आरव मेहरा ने अपने लेखन को गति देने से पहले एक त्वरित नज़र डाली। उसने एंडरफा की स्थिति देखी थी। चूंकि उसका मैना खत्म हो चुका था, इसलिए एंडरफा के पास अगले सबसे अच्छे विकल्प के लिए समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह आरव मेहरा के करीब गया और उसे बचाते हुए उसने सरनी को तोड़ दिया। जल्दी करो, एंडरफा की बेचैन आवाज़ गूंजी। वह 10,000 जादू चक्र का जादुई उपकरण अवतार था और जादुई उपकरण खुद मन से संचालित होता था। अगर आरव मेहरा वहां मर जाता तो 10,000 जादू चक्र अब जादुई उपकरण नहीं रह जाता। एंडरफा का इंतजार या तो कभी न खत्म होने वाली नींद में गिरना या फिर गायब हो जाना होता। परिणाम चाहे जो भी हो, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह देखना चाहता था। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि 10,000 जादू चक्र का मन गंभीर रूप से कम हो रहा है और एलिमेंटल स्पिरिट्स की संख्या में मुश्किल से कमी आ रही है। शुरुआत में हर बार जब वह मंत्रों की एक लहर के साथ फटता था तो कई 100 निम्न स्तरीय मंत्र डाले जाते थे, जिससे एक बड़े क्षेत्र में एलिमेंटल स्पिरिट्स रह जाते थे। लेकिन अब उसने केवल 1 दर्जन मंत्र जारी करने की हिम्मत की। वह सारा मन खत्म होने से डरता था और आरव मेहरा ने अभी तक सरनी को तोड़ना बाकी था। उसका एकमात्र विकल्प आरव मेहरा के लिए जितना संभव हो उतना समय हासिल करना था। ढलते हुए एलिमेंटल्स के प्रत्येक समूह को एक नए से बदल दिया जाएगा, जिससे व्यक्ति निराश हो जाएगा। लेकिन आरव मेहरा शांत और संयमित था, बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसके हाथ में मौजूद कुल तेजी से जमीन पर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे एंडरफा के आग्रह का कोई असर नहीं हुआ। वह पहले ही सरनी के केंद्र में पहुंच चुका था। उसका दिमाग पागलों की तरह तेज गति से गणना कर रहा था। उसकी मैजिक एरे अपने चरम पर पहुंच गई थी क्योंकि कुल लगातार मैना सर्किट बना रहा था। आखिरकार एंडरफा अब उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। 10,000 स्पेल व्हील का एलिमेंटल एम्बर काला पड़ गया था, जिससे कोई चमक नहीं निकल रही थी। ठीक है, आरव मेहरा ने पहले ही क्विल नीचे रख दिया था। उसने अपनी दर्द भरी कलाइयों को सहलाया क्योंकि 4 पोर्टल और एलिमेंटल प्लेन के बीच का कनेक्शन टूट गया था। आरव मेहरा खड़ा हुआ और सभी एलिमेंटल्स पर नजर डाली, इससे पहले कि उसके हाथ में मौजूद डूम स्टाफ एक चमकदार चमक के साथ फूट पड़ा। अध्याय 396। कमरे में बचे हुए एलिमेंटल्स को संभालने में सिर्फ 1 दर्जन मिनट लगे। आरव मेहरा ने इस जगह की जांच करते समय अपने मैना को फिर से भरने के लिए कुछ मैना क्रिस्टल निकाले। जब वह पहली बार अंदर आया तो अनगिनत एलिमेंटल स्पिरिट्स वहां पहुंच गए थे, इसलिए अब जाकर वह इस कमरे की ठीक से जांच कर पाया। वह अचानक कमरे के कोने में किसी चीज की ओर आकर्षित हुआ। पास जाने पर उसने एक गहरे नीले रंग का क्रिस्टल देखा जो लगभग एक सिर के आकार का था और छूने पर ठंडा लगा, जिससे वह उत्सुक हो गया। यह क्या है? सम्राट झाटुई को इस मडराते महल पर इतना खर्च करना चाहिए था, इसलिए ये कहना सुरक्षित है कि यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। फिर भी वह क्रिस्टल बॉल बहुत आम लगती है। इसमें से मैना का एक धागा भी नहीं निकल रहा है। क्या ये किसी तरह का तंत्र हो सकता है? जब यह विचार आरव मेहरा के दिमाग में कौंधा तो उसने अपना मैना उसमें डालने की कोशिश की, लेकिन परिणाम ने उसे निराश कर दिया क्योंकि क्रिस्टल बॉल में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन आरव मेहरा ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने क्रिस्टल बॉल को देखा और उसे हिलाने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसका हाथ क्रिस्टल बॉल के निचले हिस्से को छूता है तो उसे एक पायदान दिखाई देता है। ये देखकर वह तुरंत भौंचक्का हो जाता है। उसने पहले से मिला अजीब सा मैना क्रिस्टल निकाला और उसे पायदान में डालने का प्रयास किया। क्रिस्टल बॉल के तेजी से घूमने पर एक रोशनी चमकी जो विपरीत दीवार पर एक प्रक्षेपण प्रदर्शित करती है, लेकिन ये समय बहुत कम था। आरव मेहरा को यह केवल 1 सेकंड जैसा लगा। उसके पास बस एक नज़र डालने का समय था और वह ये नहीं देख पाया कि प्रक्षेपण क्या था इससे पहले कि वह गायब हो जाए। आरव मेहरा नाराज होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने एंडरफा की ओर देखा, लेकिन वह उसे वापस देखता हुआ पाया। क्या एंडरफा ने कुछ खोजा? एंडरफा, क्या तुमने वह प्रक्षेपण देखा? आरव मेहरा ने एंडरफा की ओर एक अजीब नज़र डाली। यह एक मानचित्र जैसा लग रहा था। एक मानचित्र? आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। उसने एंडरफा की बातें सुनने के बाद जो प्रक्षेपण देखा था उसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह वास्तव में एक नक्शा हो सकता है। उसने अपना सिर नीचे करके नीले रंग के क्रिस्टल बॉल को देखा और फिर अपने हाथ से पायदान तक पहुंचा। तभी उसे पता चला कि उस अजीबोगरीब माने क्रिस्टल का माने बहुत पहले ही अवशोषित हो चुका था। जब उसका हाथ उसके संपर्क में आया तो माने क्रिस्टल राख में बदल गया। ऐसा लगता है कि वह क्रिस्टल उस विशेष ऊर्जा द्वारा समर्थित है और वह नक्शा संभवतः पूरे महल का नक्शा है। नक्शा पूरी तरह से सीखने के लिए किसी को बहुत सारे माने क्रिस्टल की आवश्यकता होगी, ठीक वैसे ही जैसे फ्लेम वल्चर के पास होते हैं।
क्या इस महल में कुछ होंगे? ये कहने के बाद आरव मेहरा और एंडफा महल की गहराई की ओर बढ़ गए। पूरा महल अनगिनत कमरों और अनगिनत गलियारों के साथ एक विशाल भूल भुलैया की तरह था और वे बिल्कुल एक जैसे थे। महल के अंदर खो जाना बहुत आसान था। महल में 3 घंटे तक भटकने के बाद आरव मेहरा को पता चला कि वहां जादुई जानवर रहते थे, लेकिन वे इतने शक्तिशाली नहीं थे। जिन 13 जानवरों से वह मिला उनमें से सबसे शक्तिशाली केवल 32 स्तर का था। इन 3 घंटों के दौरान उसने तलवार के कई घाव और साथ ही बेहोशी वाले मैना उतार चढ़ाव भी देखे, जिससे उसे एक परिचित एहसास हुआ। उसने रक्तपात वन में एकत्र किए गए कुछ मैना उतार चढ़ाव निकाले जो गोगास राजा के थे और उनकी तुलना की। निश्चित रूप से वे एक जैसे थे। इससे साबित हुआ कि सम्राट झाटुई और गोगास राजा ने एक बार इस महल में लड़ाई लड़ी थी और यह बहुत संभावना थी कि उन्होंने अपनी लड़ाई यहीं समाप्त की हो। अगर उसने सही अनुमान लगाया होता तो वह 6 सूत्रीय ध्यान विधि सेट इस महल के एक कोने में छिपा हो सकता था। लेकिन वह महल बहुत विशाल था, कौन जानता है कि अगर वह कमरे कमरे में जाता तो उसे कितना समय लगता। इसलिए वह केवल क्रिस्टल बॉल द्वारा प्रक्षेपित मानचित्र पर भरोसा कर सकता था, उम्मीद करता था कि वह उससे कुछ सुराग प्राप्त कर सकता है। वह जल्द ही क्रिस्टल बॉल के कमरे में पहुंच गया और लापरवाही से एक मैना क्रिस्टल को पायदान में रख दिया। क्रिस्टल बॉल बदल गई और दीवार पर एक दृश्य प्रक्षेपित किया। ये वास्तव में एक नक्शा था, लेकिन इस बार क्रिस्टल बॉल को कुल 13 मैना क्रिस्टल के साथ आपूर्ति की गई थी और उस दृश्य के गायब होने से पहले 1 दर्जन सेकंड तक चली। आरव मेहरा की उत्कृष्ट स्मृति के साथ उस नक्शे के विवरण को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने के लिए 1 दर्जन सेकंड से अधिक पर्याप्त होंगे। लेकिन जब वह नक्शा दिखाई दिया तो 7 स्थिर कस 7 अलग अलग दिशाओं में फैल गए। उसने उन्हें गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वे क्या दर्शाते हैं। अपने द्वारा याद किए गए नक्शे का अनुसरण करते हुए आरव मेहरा ने कुछ देर तक महल में इधर उधर टटोला, लेकिन उसे जादुई जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उसने उनके मैना क्रिस्टल नहीं लेने का फैसला किया क्योंकि उनका उपयोग केवल क्रिस्टल बॉल पर ही किया जा सकता था। जब वह एक निश्चित स्थान पर पहुंचा तो उसने भौहें सिकोड़ी। वह एक काली दीवार के सामने रुक गया जो इमारत के बाकी हिस्सों से बहुत अलग थी। ये बहुत बड़ी थी और इस पर एक सरणी अंकित थी। आरव मेहरा काली दीवार के पास गया और उस पर धीरे से हाथ मारा। दीवार से एक खोखली आवाज आई और यह मोटी नहीं थी। हो सकता है कि वह दीवार किसी कमरे को छुपा रही हो। आरव मेहरा दीवार के सामने बहुत देर तक खड़ा रहा, क्योंकि आरव मेहरा को अचानक याद आया कि यह दीवार उन 7 रोशनियों में से एक पर स्थित थी जिन्हें उसने पहले नक्शे पर देखा था। दीवार के पीछे का कमरा उसे बता सकता है कि वे 7 रोशनियां क्या थीं। लेकिन उसे दीवार खोलने में कुछ समस्याएं थीं। दीवार के केंद्र में एक हाइब्रिड एरे था। ये सामान्य एरे से बहुत अलग था। यह एरे 3 एरे से बना था जिनका आपस में अविभाज्य रूप से घनिष्ठ संबंध था। आरव मेहरा ने कुछ देर तक इसका अध्ययन किया और 3 में से 2 एरे को पहचानने में सक्षम था, खोलना और आत्मविनाश। यदि सरणी पर कोई हमला होता है या इसे क्रैक करते समय कोई गलती दिखाई देती है तो आत्मविनाश सरणी सक्रिय हो जाएगी और आत्मविनाश की शक्ति एक आर्कमेज पावरहाउस के पूर्ण शक्ति हमले से कम नहीं होगी, जो दीवार को बदल देगी, साथ ही इसके पीछे के कमरे को भी खंडहर में बदल देगी। आरव मेहरा को इस बात से खुशी हुई कि इस हाइब्रिड सरणी को बनाने वाली 3 सरणियां अभी तक ट्रू स्पिरिट रैंक तक नहीं पहुंच पाई थीं। इस खोज ने उन्हें थोड़ा और आराम दिया, लेकिन उन्होंने केवल राहत की सांस ली, क्योंकि यह एक हाइब्रिड सरणी थी और हाइब्रिड सरणियां ट्रू स्पिरिट रैंक की सरणियां थीं। केवल मास्टर की म्यागर जो गणना के मामले में बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुके थे वे ही इस तकनीक का उपयोग कर सकते थे। एक शीर्ष मास्टर की म्यागर को बिना सोए या आराम किए कई महीनों तक गणना करने की आवश्यकता होगी। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना है कि इस हाइब्रिड सरणी में एक आत्मविनाश सुरक्षा प्रक्रिया थी। आरव मेहरा के पास भी सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह कागज के एक टुकड़े पर जल्दी से गणना करने के लिए अपनी कलम को हिलाता था। आरव मेहरा को इसे खोलने के लिए आवश्यक वर्णों की गणना करने में 3 घंटे से अधिक का समय लगा। फिर उसने अपनी कलम उठाई और बहुत सावधानी से 9 वर्णों को इनपुट करके हाइब्रिड एरे को खोला। एक धमाका गूंजने से पहले मैना सर्किट हिंसक रूप से चमक उठा और दीवार खुल गई। आरव मेहरा ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि यह महल बहुत अजीब था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से सतर्क था। उसने अपना डूम स्टाफ लहराया और एक जादूगर की आंख ने पीछे के कमरे की खोज की। कमरा बहुत छोटा और बहुत खाली था। कमरे के फर्श पर केवल एक हथेली के आकार का क्रिस्टल पड़ा था। ये पुष्टि करने के बाद कि यह खतरनाक नहीं था, आरव मेहरा अंदर गया, उस डिस्क जैसे क्रिस्टल को उठाया और उसका अध्ययन किया। उस क्रिस्टल में एक मेमोरी फंक्शन था जिसका उपयोग आमतौर पर जादूगर जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए करते थे। आरव मेहरा ने क्रिस्टल में मैना डालने की कोशिश की और क्रिस्टल अचानक बदल गया। इसके चारों ओर अनगिनत नीले रंग के रन दिखाई देने लगे। संपूर्ण एलिमेंटल टाइड। आरव मेहरा ने उस क्रिस्टल को दूर रखने से पहले थोड़ी देर तक देखा। ऑकलैंड से लेकर तुलान पर्वत श्रृंखला तक आरव मेहरा रॉस को एलिमेंटल टाइड के मेडिटेशन लॉ सेट की गणना करने में मदद कर रहे थे, इसलिए उन्हें एलिमेंटल टाइड स्पष्ट रूप से याद था और जब उन्होंने उन नीले रंग के रूनों को देखा तो उन्होंने इसे पहचान लिया। एलिमेंटल टाइड की उपस्थिति ने भी कुछ हद तक उनके अनुमानों की पुष्टि की। उन्होंने शुरू में सोचा था कि नक्शे पर उन 7 चिन्हों का कोई विशेष अर्थ है, लेकिन अब उन्हें इस बात का यकीन हो गया था। गोगास राजा ने 7 विरासतें पीछे छोड़ी हैं।
एलिमेंटल टाइड, मेडिटेशन लॉ सेट और मैजिक कंडक्टिंग रून आर्केन रिंग इसका एक हिस्सा मात्र थे। वह 6 सूत्रीय मेडिटेशन लॉ सेट सबसे अधिक संभावना उन 7 विरासतों में से एक है। आरव मेहरा ने अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए सोच समझकर कमरे को छोड़ दिया और वह अधीरता से नक्शे पर चिन्हित दूसरे स्थान पर भागा। ... पिछले 2 दिनों में आरव मेहरा ने 1 दर्जन जादुई जानवरों का सामना किया था और एक लड़ाई के बाद आरव मेहरा का लबादा खून से सना हुआ था। उसने कई हाइब्रिड एरे तोड़े थे और पहले कमरे से जिसमें उसने एलिमेंटल टाइड पाया था, उसने 6 कमरे पाए और 3 पूर्ण ध्यान कानून सेट और 3 प्रकार के मैजिक कंडक्टिंग रून प्राप्त किए, जिसमें लियोन द्वारा उपयोग की जाने वाली आर्केन रिंग भी शामिल थी। लेकिन आरव मेहरा 7वें कमरे को देखकर दंग रह गया। 7वां कमरा महल के केंद्र में स्थित था और अपेक्षाकृत विशाल था। एरे को तोड़ने के बाद आरव मेहरा अंदर भागा, इंतजार नहीं कर सका। वह 7वां कमरा संभवतः 6 सूत्रीय ध्यान कानून सेट को छिपा रहा था, लेकिन जितनी अधिक आशा उतनी ही अधिक निराशा। पिछले 6 कमरों में गोगास राजा की जादुई विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली एक क्रिस्टल डिस्क थी, लेकिन इस कमरे में क्रिस्टल जैसी कोई चीज नहीं थी। यह अतार्किक था। आरव मेहरा अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। ये नतीजा उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने सोचा था कि 6 सूत्रीय ध्यान लॉ सेट 7 कमरों में से एक में होगा, लेकिन अब अध्याय 397। चलो फिर से इसकी तलाश करते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाएं। आरव मेहरा को थोड़ा गुस्सा आया। उसे नहीं पता था कि गोगास राजा क्या सोच रहा था। वह स्पष्ट रूप से नोसेंट में अपनी जादुई विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने बहुत सारी तरकीबें अपनाईं। आरव मेहरा ने फिर से इस बारे में ध्यान से सोचा और महसूस किया कि सबसे महत्वपूर्ण जादुई विरासत निश्चित रूप से गायब नहीं हो सकती थी। अचानक मान में उतार चढ़ाव की एक लहर दौड़ गई। आरव मेहरा मदद नहीं कर सका और आगे बढ़ने से पहले आश्चर्य में चिल्लाया। वहां उसने एक दीवार पर नक्काशीदार सरनी पाई जो हल्के मान में उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। ये वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन सरनी थी। इस खोज ने आरव मेहरा को बहुत खुश कर दिया। भले ही उसे नहीं पता था कि टेलीपोर्टेशन सरनी कहाँ ले जाती है, लेकिन इसका मतलब था कि 6 सूत्र ध्यान कानून सेट का निशान खो नहीं गया था। थोड़ी परेशानी कुछ नहीं थी, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था 6 सूत्र ध्यान कानून सेट को खोजना। इसके साथ क्या हो रहा है? आरव मेहरा टेलीपोर्टेशन सरनी को देख रहा था। इसे सहस्राब्दियों से अस्तित्व में होना चाहिए था, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि मन स्रोत और जादू सर्किट कृत्रिम रूप से अलग हो गए थे। उसने भौहें सिकोड़ी और फिर एक कलम निकाली, उसे स्याही में डुबोया और उन मन सर्किट को बहाल करने चला गया। 10 मिनट के बाद आरव मेहरा ने अपनी कलम को हटा दिया और टेलीपोर्टेशन सरनी पर अपनी प्रगति का निरीक्षण किया। हालांकि यह एक प्राचीन युग से आया था, फिर भी यह अच्छी स्थिति में था। इस समय अजीब मन उतार चढ़ाव टेलीपोर्टेशन सरनी से गुजरा। शिट! आरव मेहरा डर के मारे कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका जब वे मन उतार चढ़ाव आए। उसने टेलीपोर्टेशन सरनी को एक भयभीत भाव से देखा और शाप दिया। तभी उसके चेहरे पर कुछ रंग वापस आया। अभी अभी जो मैना उतार चढ़ाव हुआ वह वाकई भयावह था। उसमें वास्तव में स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान की आभा थी। दूसरे शब्दों में, टेलीपोर्टेशन सरनी स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान की ओर ले गई। स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान पुनर्जन्म के बीच में था। वहां सब कुछ अराजकता में था और विमान पर सब कुछ आदिम अराजकता की शक्ति से परिवर्तित हो रहा था। आरव मेहरा की तो बात ही छोड़िए, स्वर्ग रैंक का कोई भी पावर हाउस स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान में गिर सकता था। ऐसे समय में स्वर्ग ज्ञानवर्धक विमान में टेलीपोर्ट होना मौत को आमंत्रित करने के समान था। सौभाग्य से टेलीपोर्टेशन सरनी के जादुई सर्किट टूट गए थे। अगर वह टेलीपोर्टेशन सरनी के पास जाता और उसे सक्रिय करता तो परिणाम भयानक होते। हालांकि सौभाग्य से आरव मेहरा भी परेशान था। 6 सूत्र ध्यान कानून सेट के लिए बचा हुआ एकमात्र सुराग लगभग गायब हो गया था। वह निश्चित रूप से स्वर्ग ज्ञानोदय विमान पर नहीं जाएगा। भले ही वह ध्यान विधि सेट कीमती था, ये निश्चित रूप से उसके जीवन की तुलना में नगण्य था। वह अंदर ही अंदर गोगास राजा से शिकायत कर रहा था, आप इसे कहीं भी रख सकते थे, फिर भी आपने स्वर्ग ज्ञानोदय विमान को चुना। मुझे क्या करना चाहिए? आखिरकार आरव मेहरा ओकलैंड से तुलन पर्वत श्रृंखला की ओर उस 6 सूत्र ध्यान विधि सेट के लिए भागा, लेकिन उसे अब इसके बारे में कोई सुराग नहीं था। इसके तुरंत बाद आरव मेहरा ने ध्यान विधि सेट को अपने दिमाग से निकाल दिया और टेलीपोर्टेशन सरनी पर ध्यान केंद्रित किया। सम्राट झांतुई और गोगास राजा के बीच अंतिम लड़ाई के बाद गोगास राजा तुलन पर्वत श्रृंखला की गहराई में गायब हो गया और यह टेलीपोर्टेशन सरनी स्वर्ग ज्ञानोदय विमान की ओर ले गई। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि गोगास राजा सबसे अधिक संभावना स्वर्ग ज्ञानोदय विमान में गया था। मेहरा आओ, यहाँ एक गुप्त दरवाजा है। जब आरव मेहरा गहरी सोच में डूबा हुआ था, इंडिफा की हैरान आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। फिर वह इंडिफा की ओर मुड़ा और निश्चित रूप से वहां एक गुप्त दरवाजा था। वह गुप्त दरवाजा भूमिगत था और लगभग 1 मीटर बड़ा था। आरव मेहरा अंदर जाने ही वाला था कि गर्मी की एक लहर उठी, जिससे वह भौचक्का हो गया। वह इंडिफा की ओर मुड़ा और बोला, चलो जांच करते हैं। जब इंडिफा 10,000 जादू के पहिए पर वापस लौटा तो आरव मेहरा ने मार्ग में प्रवेश किया। नीचे सीढ़ियों की एक साधारण सी उड़ान थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस सहस्राब्दी पुरानी सीढ़ी पर धूल का एक कण भी नहीं देखा जा सकता था।
आरव मेहरा की पलकें फड़क उठी जब उसने उस सीढ़ी पर पहला कदम रखा। उसने स्पष्ट रूप से एक स्थानिक उतार चढ़ाव और विकृति की भावना को देखा था। वह भावना कुछ अजीब थी। उस कदम को उठाने से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एहसास हुआ। वह जितना आगे बढ़ता गया, स्थानिक विकृति की भावना उतनी ही तीव्र होती गई। वह जो भी कदम उठाता, वह घबरा जाता। उसे डर लगता कि अगर वह लापरवाह रहा तो वह स्थानिक दरार में चला जाएगा और हमेशा के लिए अस्त व्यस्त स्थान में खो जाएगा। साथ ही वह जितना आगे बढ़ता गया, उतनी ही गर्मी बढ़ती गई। यह इस हद तक पहुंच गया कि उसका लबादा पसीने से भीग गया और उसके शरीर से चिपक गया, जो बहुत असहज था। वह अपने माथे से पसीना पोंछ नहीं पा रहा था क्योंकि यह लगातार दिखाई दे रहा था। वह नीचे की ओर जाता रहा और आधे घंटे के बाद तापमान चरम स्तर पर पहुंच गया। यह एक स्टोव में होने जैसा था। उसके गाल बहुत लाल हो गए थे और उसके लबादे पर लगा पसीना बहुत पहले ही वाष्पित हो चुका था। सौभाग्य से वह पहले ही गलियारे के अंत तक पहुंच चुका था, लेकिन आगे का दृश्य उसे बहुत हैरान कर रहा था। वह एक पुस्तकालय था और जब वह अंदर गया तो गर्मी की आभा पूरी तरह से गायब हो गई। पुस्तकों की अलमारियों की कतारें बड़े करीने से व्यवस्थित थीं, उन पर किताबें ढेर थीं। आरव मेहरा ने पाया कि पूरी लाइब्रेरी बेदाग थी। न केवल जमीन साफ थी, बल्कि उन किताबों पर भी धूल का एक कण नहीं था। यह एक सहस्राब्दी पुरानी लाइब्रेरी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे इसे अभी अभी साफ किया गया हो। आरव मेहरा ने खोजबीन की तो उसे जल्दी ही पता चल गया कि पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही टेबल थी। वह साफ थी और उस पर कुछ भी नहीं था। वह आश्चर्य से चौंक गया। ये गोगास राजा की निजी लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए थी, तो यहाँ सिर्फ एक टेबल कैसे हो सकती है। लेकिन जब उसने लाइब्रेरी की खोजबीन की तो उसे लगा कि इस जगह का मालिक गोगास राजा होना चाहिए था। अपनी परिधीय दृष्टि से उसने लाइब्रेरी के एक कोने में एक क्रिस्टल बॉल देखी। अपने पिछले अनुभवों से आरव मेहरा को पता था कि यह क्रिस्टल बॉल सिर्फ डिस्प्ले पर नहीं थी। कुछ हिचकिचाहट के बाद वह धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन जब वह क्रिस्टल बॉल से आधा मीटर दूर था तो उसमें से अचानक एक चमकदार रोशनी निकली और एक प्रक्षेपण बना। यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो एक जादूगर की पोशाक पहने हुए एक प्रभावशाली आकृति वाला था। उसने एक जेट ब्लैक भाले को कसकर पकड़ रखा था। हालांकि यह एक प्रक्षेपण था, लेकिन जब यह प्रकट हुआ तो इसने आरव मेहरा को अंतहीन दबाव दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह दबाव धीरे धीरे कम होता गया। बैटल मेज, गोगास किंग। आरव मेहरा को एक नज़र में ही पता चल गया कि वह व्यक्ति कौन था। वह महान व्यक्ति जो गोगास बैटल मेज के बीच उभरा, स्वर्ग ज्ञान की शक्ति के साथ या उससे भी आगे। ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़े गए प्रक्षेपण या अवतार में चौंकाने वाली शक्ति होगी। ये पहली बार था जब उसने गोगास राजा लुओ निंग को देखा, भले ही यह सिर्फ एक प्रक्षेपण था। यदि आप मेरी अंतिम विरासत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यहाँ 3768 पुस्तकें हैं। आपको इन पुस्तकों को 20 दिनों के भीतर समाप्त करना होगा, फिर मैं आपको परीक्षण के लिए रखूंगा। ये कहने के बाद गोगास बैटलमेज का प्रक्षेपण गायब हो गया। 20 दिन में 3768 किताबें। आरव मेहरा ने अपना गाल खुजाया, बहुत काम है। जल्द ही आरव मेहरा ने एक खोज की। आश्चर्यजनक रूप से उन किताबों में दर्ज ज्ञान में बहुत ज्यादा गलतियां नहीं थीं, सिर्फ कुछ हिस्सों में कुछ गलतियां थीं। उनके लिए ज्ञान के इस स्तर तक पहुंचना आरव मेहरा को आश्चर्यचकित कर गया। आखिरकार जादू के युग के चरम तक अभी भी लगभग 10,000 साल बाकी थे। कई जादू के सिद्धांतों को पूरी तरह से परिपक्व होना बाकी था। गोगास राजा द्वारा एकत्र की गई सभी किताबें बेहतरीन कृतियां थीं और उनमें से कुछ में कोई गलती नहीं थी। यहाँ तक कि जानकार आरव मेहरा के पास भी प्रशंसा में हाँफने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर किसी बल से यह पुस्तकालय प्राप्त हो जाता तो वे क्लाउड टावर और ब्लैक टावर की ऊंचाई तक पहुंच सकते थे। ये केवल समय की बात थी। आरव मेहरा ने अपने दिमाग में गलतियों को दर्ज करते हुए डेस्क पर रखी हर किताब को कम से कम एक बार पलटा। जल्द ही किताबें छोटी छोटी मीनारों की तरह डेस्क पर ढेर हो गईं। ये किताबें एक आम आदमी के लिए 1 महीने तक पढ़ने के लिए काफ़ी थीं, फिर भी आरव मेहरा ने उन्हें एक बार पलटने में सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगाया। जल्द ही एक दिन बीत गया और उस दौरान आरव मेहरा ने 2 बुकशेल्फ पर रखी किताबों को पलटते हुए सारी गलतियां याद कर लीं। 1 दर्जन मिनट तक ध्यान करने के बाद आरव मेहरा ने कुछ ऊर्जा हासिल की और बिना रुके पढ़ना शुरू कर दिया। 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20वें दिन आरव मेहरा ने बहुत पहले ही सारी किताबें पढ़ ली थीं। उसने एक किताब को काले धागे से बांधकर उसकी मूल जगह पर रख दिया और फिर सोच समझकर डेस्क पर बैठ गया। बहुत देर तक बात नहीं की। जब वह 1 दिन के लिए बैठा तो आरव मेहरा लगातार सोचता रहा। बीच बीच में एक कलम निकालकर कागज के एक टुकड़े पर कुछ गणनाएं लिखता रहा। गोगास राजा अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उसने नहीं कहा था कि वह तुम्हारा परीक्षण करेगा? ये पहले से ही 21वां दिन है। इंडिफा 10,000 जादू के पहिए से बाहर निकलते ही एक काली धुंध में बदल गया और क्रिस्टल बॉल को संदेहास्पद भाव से देखा। वह नहीं आएगा। आरव मेहरा की कलम रुक गई। ये शब्द कहने के बाद उसने एक बार फिर से गणना करना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे गोगास राजा के प्रक्षेपण का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, है न? उसके जैसे हाई प्रोफाइल किरदार आसानी से अपनी बात से पीछे नहीं हटते। इंडिफा के 3 अजीब चेहरे कसकर भौहें सिकोड़ रहे थे। आरव मेहरा को देखने के बाद उसे पता चला कि दूसरी तरफ से उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था।
अभी भी अपने हिसाब किताब में डूबा हुआ था। मेहरा, तुम्हें कुछ मिला? इस लाइब्रेरी की 3768 किताबें गौगास राजा की आखिरी विरासत हैं। आरव मेहरा ने सिर हिलाया, लेकिन अपना सिर नहीं उठाया। उसके हाथ की कलम और भी तेजी से लिख रही थी। शायद सिर्फ उसे ही पता था कि गौगास राजा ने उसके लिए क्या परीक्षा रखी थी। वाकई, ये धैर्य था। एक एक करके 3000 से ज्यादा किताबें पढ़ने में 10 साल लगेंगे, लेकिन इन सारी किताबों को पढ़ने के बाद ही कोई गौगास राजा के इरादे को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, इन 3768 पुस्तकों के भीतर 6 सूत्र ध्यान कानून सेट छिपा हुआ था। केवल सभी ज्ञान को एक साथ रखकर, गणना और अनुमान लगाकर 6 सूत्र ध्यान कानून सेट प्राप्त किया जा सकता था। अध्याय 398। आरव मेहरा 30,000 साल भविष्य से आकर निश्चित रूप से एक शॉर्टकट ले गया। गौगास राजा लुओनिंग की अंतिम जादुई विरासत को प्राप्त करना निश्चित रूप से आसान नहीं था। अगर आरव मेहरा ने समय यात्रा नहीं की होती, तो वह गौगास राजा के असली इरादे को समझने में असमर्थ होता और स्वाभाविक रूप से उसे 6 सूत्र ध्यान कानून सेट प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। आरव मेहरा पढ़ते समय इस पर विचार कर रहा था। जब उसने आखिरी किताब खत्म की, तभी उसके दिमाग में एक मोटा खाका बना। उसने अनुमान लगाया कि 6 सूत्र ध्यान कानून सेट की गणना करने में लगभग 1 दिन लगेगा। कागज के टुकड़े से सरसराहट की आवाज़ें गूंजती रहीं और जल्द ही 1 दिन बीत गया। युवा जादूगर ने अचानक लिखना बंद कर दिया और विवरणों को गंभीरता से देखने के लिए कागज का टुकड़ा उठाया। ये दृश्य देखकर एंडफा चौंके बिना नहीं रह सका। मेहरा, समझ गया? हाँ, आरव मेहरा ने सिर हिलाया। उसके हाथ में कागज के टुकड़े पर सिर्फ 6 सरल सूत्र थे, लेकिन ये 6 सूत्र आरव मेहरा के लिए इस दुनिया की सबसे कीमती चीज थे। गौगास राजा लुओनिंग वाकई प्रतिभाशाली थे। थोड़ी देर तक इसे देखने के बाद आरव मेहरा ने अंदर से आह भरी। इस सूत्र में शामिल जादू का ज्ञान गहरा नहीं माना जा सकता, यहाँ तक कि एक साधारण आर्कमेज भी इसके अंदर के ज्यादातर जादू के ज्ञान को समझ सकता है। लेकिन इतने सारे विविध जादू के ज्ञान में महारत हासिल करना और इस अद्भुत ध्यान विधि सेट को बनाना दिखाता है कि लुओनिंग एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। लुओनिंग जादू के युग के शिखर के कुछ सबसे उत्कृष्ट जादूगरों से कमतर नहीं हो सकते। जब से आरव मेहरा इस युग में आए हैं, लुओनिंग पहले व्यक्ति थे जिन्हें आरव मेहरा ने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सोचा था। सूत्र प्राप्त करने के बाद आरव मेहरा ने लाइब्रेरी में एक जगह चुनी और बैठ गए, लेकिन इस ध्यान विधि सेट को सीखने से पहले उन्होंने इसे एक नाम दिया। अब ये संतुलन नियम था। संतुलन नियम का महत्व ये था कि एक बार जब इसे कोर ध्यान विधि सेट के रूप में इस्तेमाल किया गया और मैजिक एरे के साथ एकीकृत होने के बाद, वह अभी भी 2 अन्य ध्यान विधि सेट को कोर ध्यान विधि सेट के रूप में मान सकता था। और ध्यान विधि सेट जो आरव मेहरा की नज़र में आ सकते थे, वे अनिवार्य रूप से नोसेंट में शीर्ष श्रेणी के ध्यान विधि सेट थे। सिर्फ एक शीर्ष श्रेणी का ध्यान विधि सेट आसानी से इस युग के सभी ध्यान विधि सेटों को पार कर सकता था। 2 की तो बात ही छोड़िए, यह इतना आसान नहीं था कि 1 और 1 2 के बराबर हो। आरव मेहरा ने शून्य फौज को चुना, जो एक बहुत ही भयंकर ध्यान विधि सेट था। 30,000 साल बाद, जब नोसेंट गिरावट से पहले अपने चरम पर था, तब अनगिनत कीमती ध्यान विधि सेट क्षय हो रहे पुस्तकालय में रखे गए थे। शून्य फौज उस समय सबसे व्यापक ध्यान विधि सेट था। अधिकांश लोगों ने शून्य फौज को अपने कोर ध्यान विधि सेट के रूप में चुना। शून्य फौज में महारत हासिल करने वाला एक जादूगर दुनिया की हर चीज को गिलाने के लिए खुद को एक फौज में बदल सकता था, यहाँ तक कि शून्य फौज द्वारा नेदरस्टॉर्म को भी मैना में बदला जा सकता था। शून्य फौज को नोसेंट के इतिहास में सबसे कम पसंद किया जाने वाला ध्यान विधि सेट कहा जा सकता है। आरव मेहरा ने 30,000 साल बाद व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया था। जब मैना समाप्त हो गया, तो शून्य फौज के अस्तित्व ने अनगिनत जादूगरों के जादुई मार्ग को बचाया। उस समय वे नेदरस्टॉर्म से मैना को अवशोषित करने में सक्षम थे, और यह कई जादूगरों के लिए मैना को अवशोषित करने का एकमात्र तरीका बन गया, आरव मेहरा सहित। इसके अलावा ये ध्यान विधि सेट बहुत शक्तिशाली था, इस हद तक शक्तिशाली कि इसमें 16 सूत्र थे। इसका क्या मतलब था? नोसेंट के सभी में सबसे मजबूत ध्यान कानून सेट में 15 सूत्र थे, फिर भी शून्य फौज अपने 16 सूत्रों के साथ दिखाई दिया। शून्य फौज 16 सूत्रों वाला एकमात्र ध्यान कानून सेट भी था। इस युग में आने के बाद आरव मेहरा ने मूल रूप से शून्य फौज को अपने कोर मेडिटेशन लॉ सेट के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन गौगास किंग के संतुलन कानून ने उन्हें हिचकिचाहट में डाल दिया। ये हिचकिचाहट आधे साल से अधिक समय तक चली। एक साधारण जादूगर अपने कोर मेडिटेशन लॉ सेट को 9वीं रैंक के महान जादूगर के रूप में अपने मैजिक कंडक्टिंग रून के साथ विलय करके पुष्टि करेगा, लेकिन वह अब तक इसे खींच रहा था। सौभाग्य से तुलान पर्वत श्रृंखला की यह यात्रा सफल रही और उसने कई कठिनाइयों के माध्यम से संतुलन कानून प्राप्त किया। शून्य फौज को जॉसोना, एक महान स्वर्ग जादूगर द्वारा बनाया गया था। वह 65 साल की उम्र में एक उच्च जादूगर बन गया, जिसने अपना अधिकांश जीवन शून्य फौज पर शोध करने में बिताया। हाईमैच बनने के 1 साल बाद उन्होंने वर्ल्ड फौज प्रकाशित किया। तब जॉसोना के नाम ने पूरे नोसेंट को चौंका दिया। उस समय पूरा नोसेंट उस ध्यान कानून सेट पर पागल हो गया था और जॉसोना को कट्टर जादूगरों द्वारा एक देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ल्ड फौज का पिता कहा जाता था। उस समय हर जादूगर, यहाँ तक कि स्वर्ग के जादूगर भी, जॉसोना का सामना करते समय बेहद सम्मानजनक व्यवहार करते थे।
जादू की सख्त पदानुक्रमित दुनिया में केवल जॉनसोना जैसा कोई व्यक्ति ही इस तरह के उपचार का आनंद ले सकता था। चाहे वह आर्कमेज हो या हेवन मैज, वे सभी जॉनसोना का सामना ऐसे करते जैसे कि वे शिष्य हों और गुरु का सामना कर रहे हों। इससे ये देखा जा सकता है कि नोसेंट में जॉनसोना की स्थिति कितनी महान थी। और यह सब नहीं था। जॉनसोना 65 साल की उम्र में एक उच्च जादूगर बन गया, 66 साल की उम्र में शून्य फौज प्रकाशित किया और 68 साल की उम्र में एक आर्कमेज बन गया। उसे शून्य विजेता कहा जाता था। 6 साल बाद शून्य विजेता ने बेशर्मी से स्वर्ग रैंक में कदम रखा और जॉनसोना के नाम ने पूरे नोसेंट को एक बार फिर चौंका दिया। तब लोगों को समझ में आया, जादू के रास्ते में जॉनसोना की प्रतिभा किसी की भी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी। वह देर से उच्च जादूगर बना था, इसलिए नहीं कि वह जादू के मार्ग में पर्याप्त रूप से प्रतिभाशाली नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसने अपना सारा समय शून्य फौज पर शोध करने में बिताया था। वह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बाद में जॉनसोना का रहस्य धीरे धीरे सामने आया। ये पता चला कि 14 वर्ष की उम्र में उसने पहले से ही 12 सूत्र ध्यान विधि सेट बना लिया था और इसे अपने मुख्य ध्यान विधि सेट के रूप में इस्तेमाल किया था। उस युग में 12 सूत्र ध्यान विधि सेट को केवल औसत के रूप में वर्णित किया जा सकता था। बहुत से लोग उत्सुक थे कि जॉनसोना ने अधिक उन्नत ध्यान विधि सेट का विकल्प क्यों नहीं चुना और इसके बजाय अपना स्वयं का ध्यान विधि सेट क्यों बनाया, और एक जिसमें केवल 12 सूत्र थे। वास्तव में वह ध्यान विधि सेट अधूरा था। केवल जब जॉनसोना 5वीं रैंक का महान जादूगर बन गया तब ध्यान विधि सेट 14 सूत्रों तक पहुंचने में सक्षम था। जब वह 9वीं रैंक का महान जादूगर बन गया तो ध्यान विधि सेट में 15 सूत्र थे। जादू के युग के चरम पर भी 15 सूत्र नोसेंट के शीर्ष श्रेणी के ध्यान कानून सेट में से एक में ध्यान कानून सेट को बदल देंगे। नोसेंट में उनमें से केवल कुछ ही थे और वे सभी उन शीर्ष शक्तियों के हाथों में थे। लेकिन जॉनसोना असंतुष्ट था। उसने शून्य फौज को 16 सूत्र ध्यान कानून सेट में बदलने के लिए 30 साल बिताए। इस कारण से उसने खुद को जादू के मार्ग पर समर्पित करना भी बंद कर दिया। वह नोसेंट का पहला 16 सूत्र ध्यान कानून सेट था और इसका अंतिम भी। कुछ दशकों बाद अनगिनत विमानों को शक्तिशाली जादूगरों ने जीत लिया, इससे पहले कि वे असीम रसातल पर अपनी नजरें गड़ाएं। जॉनसन, जो पहले से ही स्वर्ग रैंक पर पहुंच चुका था, जादूगरों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था और उन्होंने रसातल की 20वीं परत तक अपना रास्ता मार डाला और उस उजाड़ अधिपति जलेक्स को व्यक्तिगत रूप से जॉनसोना ने मार डाला। जॉनसोना का शून्य फौज क्षयकारी पुस्तकालय में संग्रहित किया गया। आरव मेहरा ने जो दूसरा मेडिटेशन लॉ सेट चुना था उसमें 15 सूत्र थे और उसे एलिमेंटल हॉट कहा जाता था। हालांकि यह वॉर्ड फौज से थोड़ा कमतर था, लेकिन ये जादू के युग के चरम पर भी शीर्ष श्रेणी के मेडिटेशन लॉ सेट में से एक था। आरव मेहरा एलिमेंटल हॉट में इसलिए रुचि रखते थे क्योंकि यह 4 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल का सबसे व्यापक मेडिटेशन लॉ सेट था। आरव मेहरा के पास पहले से ही वॉर्ड फौज था जो उसे दुनिया की हर चीज को मन में बदलने की अनुमति देता था। वह नेदर स्टॉर्म के दबाव में भी ध्यान कर सकता था। 2 अल्केमिक मन वर्लपूल के जुड़ने के साथ आरव मेहरा का मन अंतहीन कहा जा सकता है। ध्यान लॉ सेट जो आरव मेहरा के मन अवशोषण को तेज कर सकते थे, पहले से ही बेकार थे। आरव मेहरा को जिस चीज की जरूरत थी वह एक प्रसिद्ध मेडिटेशन लॉ सेट नहीं था। उसे एक मेडिटेशन लॉ सेट की जरूरत थी जो मैजिक एरे और वॉर्ड फौज का पूरक हो सके। जितना व्यापक होगा उतना बेहतर होगा। एलिमेंटल हॉट सबसे उपयुक्त था। आरव मेहरा ने अपनी आंखें बंद रखीं। वह अपने मैजिक एरे में 3 मेडिटेशन लॉ सेट को कोर मेडिटेशन लॉ सेट के रूप में एकीकृत करना शुरू कर रहा था। ये प्रक्रिया बहुत लंबी थी। ... एक पल में 1 महीना बीत गया। आरव मेहरा अभी भी लाइब्रेरी के एक कोने में बिना किसी हलचल और भाव के बैठा था। एंडरफा किनारे पर इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि यह आमतौर पर एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसमें 1 महीने जितना समय लगेगा। आखिरकार आम जादूगरों को अपने मेडिटेशन लॉ सेट को अपने मैजिक कंडक्टिंग रून के साथ मिलाने में 1 दिन लग जाता है, फिर भी आरव मेहरा पूरे 1 महीने तक नहीं हिला। एंडरफा आहें भर रहा था, तभी आरव मेहरा के शरीर से एक चौंकाने वाला मैना उतार चढ़ाव आया। एक पल में लाइब्रेरी में एक तूफान आया जिसने अनगिनत किताबों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगर वह इमारत विशेष सामग्रियों और तकनीकों से नहीं बनाई गई होती तो वह पहले ही नष्ट हो चुकी होती। एंडरफा स्तब्ध रह गया। उसने चौंककर आरव मेहरा की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह केवल अपने कोर मेडिटेशन लॉ सेट को मर्ज कर रहा है। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है? इसके अलावा एंडरफा को महसूस हो रहा था कि आरव मेहरा के मैना उतार चढ़ाव सामान्य से 10 गुना ज्यादा थे। दूसरे शब्दों में आरव मेहरा की ताकत उसके कोर मेडिटेशन लॉ सेट को मर्ज करने से 10 गुना बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये सब नहीं है। एंडरफा को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि आरव मेहरा द्वारा उत्सर्जित मैना उतार चढ़ाव तेजी से बढ़ रहे थे। 3रा रैंक उच्च जादूगर, 4था रैंक उच्च जादूगर, 5वां रैंक उच्च जादूगर। अध्याय 399। स्वर्ग। अनुभवी और जानकार एंडरफा भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होकर रोने से खुद को नहीं रोक पाए। यह अविश्वसनीय था। इस युवा जादूगर को दूसरे रैंक के उच्च जादूगर से 5वें रैंक के उच्च जादूगर बनने में कुछ ही मिनट लगे। वास्तव में एंडरफा को उपद्रव करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आरव मेहरा बहुत असामान्य था।
आखिरकार आरव मेहरा को उच्च जादूगर के दायरे से बाहर निकले हुए लगभग 1 साल हो गया है और वह कुछ समय से अपने रैंक को दबा रहा है। कुछ समय पहले वह लापरवाही से दूसरे रैंक के उच्च जादूगर बन गया और तब से आरव मेहरा ने अपनी अधिकांश ऊर्जा अपने रैंक को दबाने में खर्च कर दी। उसका मान संचय स्थिर और शक्तिशाली था जो किसी भी जादूगर की कल्पना से परे था। आरव मेहरा को एक बांध जैसा महसूस हुआ और बांध की तरह ही जितना ज्यादा पानी अंदर होगा बांध उतना ही ऊंचा बनाया जाना चाहिए। और अब जब बांध का गेट आखिरकार खुल गया तो पानी की एक बड़ी धारा अप्रतिरोध्य रूप से आगे बढ़ गई। मन का शक्तिशाली संचय आखिरकार मुक्त हो गया जिससे आरव मेहरा एक ही बार में 5वीं रैंक के उच्च जादूगर तक पहुंच गया। और यह सब नहीं था, आरव मेहरा इस गति का उपयोग 6ठी, 7वीं और यहां तक कि 8वीं रैंक को तोड़ने के लिए कर सकता था, लेकिन आरव मेहरा बहुत तर्कसंगत था और वहीं रुक गया। क्योंकि आरव मेहरा जानता था कि शून्य फौज और एलिमेंटल हॉट अभी तैयार नहीं थे। उसे उन्हें और समय देना था। अब उसे जो करना था वह इन 2 ध्यान कानून सेटों को अपने जादू सरणी के साथ पूरी तरह से मिलाना था और ध्यान कानून सेट और उसके जादू सरणी को निर्बाध रूप से जोड़ना था। उस समय वह एक उच्च क्षेत्र पर हमला करने के लिए तैयार होगा। वह अपनी अगली सफलता पर आर्कमेज दायरे को भी तोड़ सकता है। अभी आरव मेहरा ने अपने ध्यान कानून सेट और अपने मैजिक कंडक्टिंग रून के बीच प्रारंभिक सम्मेलन पूरा किया और हाई मैच दायरे के 5वें रैंक तक पहुंच गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि पुस्तकालय पहचान से परे नष्ट हो गया था और वे सभी कीमती किताबें टुकड़ों में बदल गईं। इससे वह अवाक रह गया। वह जानता था कि वह इसके पीछे का कारण था। पहले आरव मेहरा ने अपने मूल के रूप में 3 ध्यान कानून सेट स्थापित करने और मैजिक एरे के साथ सम्मेलन का अनुकरण करने के लिए मैजिक एरे का उपयोग किया था और 10 दिनों का अनुमान लगाया था। हालांकि सम्मेलन के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ। आरव मेहरा ने पाया कि संतुलन कानून उतना सरल नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। वास्तव में इसकी एक पूरक भूमिका भी थी। संतुलन कानून में जोड़े जाने के बाद एलिमेंटल हॉट अप्रत्याशित रूप से 16 सूत्रों के स्तर पर पहुंच गया, जिससे उसे अपने शुरुआती अनुमानों से 20 दिन अधिक खर्च करने पड़े। इस प्रकार आरव मेहरा के पास 2 16 सूत्र ध्यान विधि सेट थे। वह जॉसोना से अधिक शक्तिशाली था जिसके पास एक 16 सूत्र ध्यान विधि सेट था। आरव मेहरा के पास 2 थे, ये बस डरावना था। अचानक क्रिस्टल बॉल जो अब तक निष्क्रिय रही थी अचानक चमक उठी, एक मध्यम आयु वर्ग के जादूगर गोगास राजा लुओनिंग की उपस्थिति को प्रक्षेपित करते हुए। तुमने मेरी विरासत प्राप्त की, इसलिए तुम्हें मुश्किल से मेरा शिष्य माना जा सकता है। यदि तुम जानना चाहते हो कि क्या हुआ तो तुम जादू के टॉवर की सबसे निचली मंजिल पर जा सकते हो। तुम अब जादू के टॉवर की 12वीं मंजिल पर हो। ऐसा कहने के बाद और इससे पहले कि आरव मेहरा जवाब दे पाता, गोगास राजा लुओनिंग का प्रक्षेपण गायब हो गया। क्या हुआ? सबसे निचली मंजिल। आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ते हुए गोगास राजा की बात को पचाने की कोशिश की। आखिर सबसे निचली मंजिल पर क्या छिपा है? किसी भी मामले में उसे जाकर देखना था। जादुई टॉवर की 12वीं मंजिल। आरव मेहरा को एक महत्वपूर्ण बात याद आई, वह वास्तव में जादू टॉवर की 12वीं मंजिल पर था। मैंने सही अनुमान लगाया, गोगास राजा ने वास्तव में स्वर्ग रैंक को पार कर लिया। नोसेंट पदानुक्रम की दृष्टि से एक सख्त दुनिया है। जादूगर केवल अपने स्वयं के रैंक के आधार पर जादू टॉवर का निर्माण कर सकते हैं। आर्कमेज के टॉवर में 8 मंजिलें थीं। स्वर्ग के जादूगरों के टॉवर में 10 मंजिलें थीं, 12। आरव मेहरा को जल्द ही नीचे जाने वाली सीढ़ियों की एक उड़ान मिली, लेकिन इसे ट्रू स्पिरिट रैंक सरणी द्वारा सील कर दिया गया था। उन्होंने एक क्विल निकाला और सरणी को आसानी से तोड़ने के लिए 3 घंटे तक का समय बिताने से पहले इसे पिघलने वाली बर्फ की स्याही में डुबो दिया। फिर वह सीढ़ियों की उड़ान का अनुसरण करते हुए नीचे गया और एक दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे के दूसरी तरफ का दृश्य उसे आश्चर्यचकित कर गया। चचेरा भाई राजीव, सर मेहरा, उच्च जादूगर मेहरा। उसके प्रकट होते ही कई विस्मयादिबोधक ध्वनियां सुनाई दीं। मैजिक टॉवर की 11वीं मंजिल पर परिचितों का एक समूह था। उसके 3 चचेरे भाई ड्रैकोनिक बीस्टमैन, डीन और अन्य उच्च श्रेणी के भाड़े के सैनिक, साथ ही ब्लैक टॉवर के सोलन। तुम यहाँ कैसे आए? आरव मेहरा स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया जब उसने चौंकते हुए उस समूह की ओर देखा। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि जब वीस का पीछा करते हुए वीस जमीन में एक दरार से वहां पहुंचा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि करीब 2 महीने बाद वह उनसे 11वीं मंजिल पर मिलेगा। आखिर हुआ क्या? चचेरे भाई राजीव, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। विलियम, लियोन और रॉस वहां गए और कुछ मिनट तक सब कुछ दोहराते रहे। पता चला 2 महीने पहले वीस का पीछा करते हुए वीस के पास भागने का समय मिल गया। भूमिगत होविंग पैलेस में प्रवेश करने के बाद समूह चलता रहा और नीचे की ओर जाने का रास्ता खोजता रहा जब तक कि वे जादुई टॉवर तक नहीं पहुंच गए। विलियम के वर्णन से उन्हें जो होविंग पैलेस मिला वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा आरव मेहरा को मिला था, लेकिन आरव मेहरा को यकीन था कि यह कोई दूसरा महल था। इतने लंबे समय तक इधर उधर घूमने के बाद वह उनसे कैसे नहीं मिल सकता था। ऐसा लग रहा था कि लाइन कैनियन के नीचे एक से ज्यादा होविंग पैलेस मौजूद थे, शायद 2 या उससे भी ज्यादा हो सकते थे। डीन, डेल्सन और दूसरे लोग भी आए और आरव मेहरा का अभिवादन किया। सिर्फ सोलन दूर खड़ा था। जब उसका अभिवादन किया जा रहा था, आरव मेहरा ने चुपके से सोलन को देखा और खुद चौंक कर पाया कि मौजूदा सोलन पहले से ही 5वीं रैंक का आर्कमेज था। क्या उस आदमी ने दूसरे पैलेस में कुछ हासिल किया होगा?
और कैसे वह 2 महीने में दूसरी रैंक से 5वीं रैंक पर पहुंच सकता था। ये तर्कहीन था। इसकी व्याख्या अप्रत्याशित अवसर मिलने पर ही की जा सकती थी। उसकी ताकत बढ़ने के अलावा उसका आभामंडल भी बहुत बदल गया था। उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं और उसके शरीर से आने वाली आभा ठंडी, पूरी तरह ठंडी थी। उसने आरव मेहरा को देखते हुए एक भयावह मुस्कान भी दिखाए। उसे क्या हो गया? आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ीं। सोलन द्वारा घूरे जाने से उसे असहज महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानव उसे देख रहा हो। सोलन मोंची एक इंसान था, वह इस तरह की राक्षसी भावना कैसे दे सकता था? आरव मेहरा के मन में कुछ अटकलें थीं, लेकिन उसने सोलन की निगाहों को नज़रअंदाज किया और 2 क्रिस्टल डिस्क निकाली। एक रॉस को थमाते हुए कहा, चचेरे भाई रॉस, ये पूरा एलिमेंटल टाइड है। पूरा एलिमेंटल टाइड? रॉस चौंक गया। उसने क्रिस्टल डिस्क ली, अंदर से आभा को महसूस किया और तुरंत उसे दूर रख दिया। ओकलैंड में उसने एलिमेंटल टाइड का पहला भाग अपने चचेरे भाई राजीव को दे दिया था, और फिर उसके चचेरे भाई राजीव ने उसे एलिमेंटल टाइड का दूसरा भाग दे दिया, इससे पहले कि उन्हें तुलन पर्वत श्रृंखला में जल्दी जाना पड़ता, जिससे एलिमेंटल टाइड का मामला अनसुलझा रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चचेरे भाई राजीव कुछ महीनों बाद पूरे एलिमेंटल टाइड के साथ फिर से प्रकट होंगे और उसे दे देंगे। इस समय रॉस ने बहुत सारी भावनाएं महसूस की। अपने चचेरे भाई राजीव से मिलने से पहले वह अभी भी अपने ध्यान कानून सेट को लेकर चिंतित था। अगर वह उसे नहीं खोज पाता तो उसे जीवन भर 5वीं रैंक का उच्च जादूगर बने रहना पड़ सकता है। फिर राजीव उसे तुलान पर्वत श्रृंखला में ले गया और अनगिनत खतरों से गुजरते हुए रॉस को एहसास दिलाया कि भले ही उसे पता हो कि तुलान पर्वत श्रृंखला की गहराई में एलिमेंटल टाइड छिपा हुआ है, लेकिन 5वीं रैंक के उच्च जादूगर के रूप में अपनी तुच्छ शक्ति पर भरोसा करके वह एलिमेंटल टाइड को प्राप्त नहीं कर सकता। हो सकता है कि वह बीच रास्ते में ही किसी जादुई जानवर के पेट में समा जाता। धन्यवाद चचेरे भाई राजीव। रॉस मुस्कुराया। ये शब्द उसके दिल की गहराई से निकले थे। ये चचेरे भाई राजीव। लियोन घबराकर किनारे खड़ा हो गया। अपनी उंगलियां घुमाते हुए वह आरव मेहरा के दूसरे हाथ में क्रिस्टल डिस्क को घूर रहा था। सच बताऊं तो लियोन रॉस से बहुत ईर्ष्या करता था। हालांकि वह एलिमेंटल टाइड के संपर्क में नहीं आया था और रॉस से केवल डॉन प्लेन में मिला था जहां उसने वह डायरी देखी थी। उसने जाना कि रॉस के पास गॉगास किंग से आने वाला एलिमेंटल टाइड नामक एक अधूरा ध्यान कानून सेट था। लेकिन लियोन जानता था कि आर्केन रिंग कितनी शक्तिशाली थी। अगर आर्केन रिंग वाला कोई जादूगर आर्कमेज दायरे में पहुंच जाता है तो प्रत्येक आर्केन रिंग एक ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल के साथ जुड़ सकती है। अगर वह उनमें से 9 को जोड़ सकता है तो उसकी शक्ति कितनी अधिक होगी। वह मैजिक कंडक्टिंग रून भी गॉगास किंग की एक जादुई विरासत थी। इसलिए लियोन जानता था कि इस एलिमेंटल टाइड का मूल्य उसकी आर्केन रिंग के बराबर था, शायद थोड़ा अधिक भी। चचेरे भाई राजीव को रॉस को एक संपूर्ण एलिमेंटल टाइड देते हुए देखकर वह ईर्ष्या कैसे न करे। उसकी आंखें आरव मेहरा के हाथ में क्रिस्टल डिस्क पर चिपकी हुई थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह इंतजार नहीं कर सका और पूछा, चचेरे भाई राजीव, ये है आर्केन रिंग? आरव मेहरा ने इसे देखा भी नहीं और लियोन पर फेंक दिया। वास्तव में वह बहुत पहले ही आर्केन रिंग में महारत हासिल कर चुका था और यह मैजिक कंडक्टिंग रून में से एक था जिसे उसने मैजिक एरे चुनने से पहले विचार किया था। भले ही उसे आर्केन रिंग की जादुई विरासत न मिली हो, लेकिन उसका इरादा ओकलैंड लौटने के बाद लियोन को पूरी आर्केन रिंग देने का था। पूरी आर्केन रिंग। लियोन ने क्रिस्टल डिस्क के भीतर आभा को महसूस किया और वह इतना घबरा गया कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। वह जानता था कि यह मैजिक कंडक्टिंग रून उसके भविष्य से जुड़ा हुआ था। अधूरी आर्केन रिंग के साथ वह 9 आर्केन रिंग पूरी करने में कामयाब रहा था, लेकिन वह उन्हें एक साथ जोड़ नहीं सका। अध्याय 400। पूरी आर्केन रिंग के बिना लियोन अपने जीवन में कभी भी आर्कमेज दायरे पर हमला नहीं कर पाएगा। वास्तव में पूरी आर्केन रिंग के निशान की तलाश में लियोन इन पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत विमानों में गया। इतने सालों के बाद भी वह अभी तक कोई प्रगति नहीं कर पाया था और केवल इतना ही जान पाया था कि गॉगास राजा की जादुई विरासत तुलान पर्वत श्रृंखला की गहराई में छिपी हो सकती है। लेकिन वह एक बहुत बड़ी जगह थी, वह उसे कैसे खोज सकता था? उसने कई बार लगभग हार मान ली थी। कुछ महीने पहले उसने अनुमान लगाया कि यह रहस्यमय दूर का चचेरा भाई तुलान पर्वत श्रृंखला जा रहा था और उसका पीछा करने के लिए उसने अपना चेहरा मोटा कर लिया। वास्तव में जब भी वह इस दूर के चचेरे भाई का सामना करता था तो उसे अपनी हिम्मत बढ़ानी पड़ती थी, खासकर जब उसे अपने चचेरे भाई द्वारा की गई पागलपन भरी हरकतें याद आती थीं, जैसे कि मेहरा परिवार के 3 बुजुर्गों को मारना या ओबे को अपन बनाना। अब जब वह आर्केन रिंग की जादुई विरासत को थामे हुए था तो लियोन को लगा कि यह सब अवास्तविक था और सब कुछ एक सपना था। शियुबन, आ जाओ। दोनों से निपटने के बाद आरव मेहरा ने ड्रैकोनिक बीस्टमैन को बुलाया। शियुबन ने अचानक खुद को छोटा दिखाने की कोशिश की, ये सोचकर कि उसने गलती की है और आरव मेहरा उस ज्वलंत राक्षस को उससे बात करने के लिए बुलाने वाला है। ये तुम्हारे लिए है। ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने आरव मेहरा के हाथ में क्रिस्टल डिस्क को देखा और समझ नहीं पाया कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अपनी हरकतें बंद करो। आरव मेहरा के चेहरे पर भाव गहरे हो गए। वह बीस्टमैन बहुत परेशान करने वाला है। ताकत के मामले में वह एक तलवार संत के करीब है, लेकिन उसमें खरगोश जितनी ही हिम्मत है।
फिर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं तो इसे ले लो, मूर्खता करना बंद करो, या क्या तुम्हें चाहिए कि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से तुम्हें दे दूं? कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। स्यूडोस का नाम सुनकर ज़ियुबन को तुरंत ही डर लग गया। उसने आरव मेहरा के कहने का इंतजार नहीं किया और उस क्रिस्टल डिस्क को लेने के लिए आगे बढ़ा। वाकई, आरव मेहरा ने थोड़ा नाराज होकर कहा। उसने दुखी होकर ज़ियुबन की तरफ देखा, लेकिन उस कायरतापूर्ण बीस्टमैन को यह नहीं समझाना चाहता था कि उसने जो क्रिस्टल डिस्क उसे दी थी वह एक ऐसा खजाना था जिसे लोग सिर्फ अपने सपनों में ही पा सकते हैं। गौगास राजा ने 6 जादुई विरासतें, 3 ध्यान कानून सेट और 3 जादू संचालन रून छोड़े। उसने ज़ियुबन को 3 ध्यान कानून सेटों में से एक दिया, एकमात्र ऐसा सेट जिसमें मन इकट्ठा करने के लिए ध्यान की जरूरत नहीं होती, प्राचीन वृक्ष की आत्मा। ये नैसर राजवंश का एक ध्यान कानून सेट था। इसे एक शक्तिशाली शुद्ध रक्त वाले एल्फ ने अपने प्राचीन वृक्ष सेना का पोषण करने के लिए बनाया था। प्राचीन वृक्ष की आत्मा में कुल 8 सूत्र थे। ये पीछे छोड़े गए ध्यान विधि सेटों में सबसे सरल और सबसे कम शक्तिशाली था। लेकिन प्राचीन वृक्ष की आत्मा का एक फायदा था, जब तक इसका अभ्यास करने वाला व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में रहता था, वे पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण से गुजरते हुए स्वचालित रूप से मन इकट्ठा कर सकते थे। ये भी कुछ ऐसा था जो आरव मेहरा ने कुछ समय सोचने के बाद सोचा। ड्रैकोनिक बीस्टमैन जादू के मार्ग में प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे ध्यान नहीं कर सकते थे। केवल प्राचीन वृक्ष की आत्मा, जिसे ध्यान की आवश्यकता नहीं थी, वह ज़ियुबन के लिए उपयुक्त थी। इसके अलावा प्राचीन वृक्ष की आत्मा दुर्लभ थी और यह एक ध्यान विधि सेट था जो किसी के शरीर को मजबूत करने में विशेष था। नैसर राजवंश में प्राचीन वृक्ष सेना हमेशा अग्रिम पंक्ति में चार्ज करती थी। वे युद्ध के मैदान में बख्तरबंद गाड़ी की तरह चार्ज करते थे। हथियार और मंत्र उन्हें बहुत कम चोट पहुंचाते थे। वे युद्ध के मैदान में अभेद्य किले बन जाते थे। ये ड्रैकोनिक बीस्टमैन के लिए बेहद उपयुक्त था। आरव मेहरा को कुछ बड़ी उम्मीदें थीं। ड्रैकोनिक बीस्टमैन ने प्राचीन वृक्ष की आत्मा पर महारत हासिल करने के बाद हाथ में भारी नरसंहार के साथ वह एक ही वार से भूस्खलन का कारण बनेगा और उसका शरीर हीरे की तरह कठोर हो जाएगा। जब वह युद्ध के मैदान पर हमला करेगा तो वह कैसा दिखेगा? उसके साथ काम खत्म करने के बाद आरव मेहरा विलियम की ओर मुड़ा। चचेरे भाई विलियम, तुम लोग यहाँ कैसे आए? वास्तव में क्या हुआ? आरव मेहरा अभी भी हैरान था। उसे याद आया कि 2 महीने पहले लाइम कैनियन में स्थिति बहुत अराजक थी। एक जानवर का ज्वार था और उजाड़ अधिपति का अवतार था। स्थिति बहुत ही अराजक थी। 3 भाड़े के समूहों के लोग जानवरों की लहरों के कारण तितर-बितर हो गए थे, जबकि वीस का पीछा करते हुए वीस पूरी तरह से हमारी अनदेखी कर रहा था। उपनेता डेल्सन ने छिपने के लिए एक जगह खोजने का सुझाव दिया और हमें एक पत्थर की दीवार के बगल में एक गुफा मिली जिसमें हम में से कुछ लोग छिप गए। और ठीक है, अंत में सोलन ने हमारा पीछा किया। हम गुफा के अंदर और भी गहराई में गए और पाया कि यह उतना आसान नहीं था जितना हमने सोचा था। हम चलते रहे लेकिन अंत नहीं देख पाए, इसलिए हम समझ गए कि यह गुफा भूमिगत थी और एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई कार्स्ट गुफा थी। अंततः हमने एक ऐसी जगह की खोज की जो जमीन पर बहुत बड़ी जंजीरों से बंधी हुई थी। हम अंदर गए और पाया कि सब कुछ एक जैसा दिख रहा था, बिल्कुल भूल-भुलैया जैसा। समय समय पर हमें कुछ कीमिया सरनी दिखाई देती थी, लेकिन संक्षेप में ये बेहद परेशान करने वाला था। एक कमरे में हमें नीचे जाने वाला एक रास्ता मिला और हम उसका अनुसरण करते हुए यहाँ पहुँचे। विलियम ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जोड़ने का फैसला करने से पहले कुछ देर सोचा। उसने सोलन की ओर देखा और कहा, चचेरे भाई राजीव, तुमने सोलन के बारे में अजीब बात देखी। महल में प्रवेश करने के बाद वह बेवजह गायब हो गया और हम उससे आधे महीने पहले ही फिर मिले। उस समय हमें आश्चर्य हुआ कि आधे महीने के भीतर वह दूसरे रैंक के आर्कमेज से 5वें रैंक के आर्कमेज तक आगे बढ़ गया। आरव मेहरा ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने भौहें सिकोड़ी और विलियम द्वारा दी गई जानकारी को पचाने की कोशिश की। विलियम का समूह एक गुफा से गुजरा और एक भूमिगत महल की खोज की। आरव मेहरा मूल रूप से पुष्टि कर सकता था कि विलियम और अन्य लोगों द्वारा खोजा गया महल एक अलग था, क्योंकि यह कम खतरनाक था। इसमें केवल कुछ सरणियां थीं। ऐसा लगता है कि लाइन कैनियन में एक से अधिक महल हैं। जब वह इस बारे में सोच रहा था, आरव मेहरा ने चुपके से सोलन को देखा। हालांकि उसे पहले एक अजीब सा एहसास हुआ था, फिर भी वह चौंक गया जब उसने सोलन की शक्ति के बारे में विलियम की व्याख्या सुनी। क्या वह वास्तव में उस समय कुछ लाभ प्राप्त कर सकता था जब वह लापता था? अन्यथा वह आधे महीने में इतना आगे कैसे बढ़ सकता था? ये केवल भाग्य के झटके से समझाया जा सकता है। सोलन एक पूरा कमीना। विलियम की उदास आवाज़ आरव मेहरा के कानों के पास गूंजी। 5वीं रैंक का आर्कमेज बनने के बाद वह इतना आत्मसंतुष्ट हो गया कि उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हमें बारी बारी से आगे बढ़ने और रास्ता खोजने के लिए धमकाया। यह उस बिंदु तक पहुंच गया जहां हम में से कुछ लोग रास्ते में घायल हो गए। चचेरे भाई राजीव, आपको सोलन के आसपास सावधान रहना होगा, वह बहुत परेशान करने वाला है। आरव मेहरा की अभिव्यक्ति यह सुनकर भारी हो गई। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कोने में चला गया जहां निष्क्रिय सोलन था और एक भौं के साथ कहा, आप पहले से ही इस जगह पर पहुंच चुके हैं, अब आप उन्हें आदेश नहीं दे सकते। यदि आप हमारे पीछे आना चाहते हैं तो चलें, और यदि आप चाहें तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। विलियम समेत सभी लोग आरव मेहरा और सोलन की चर्चा को कांपते हुए देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं दोनों के बीच लड़ाई न हो जाए। अगर यह पहले वाला सोलन होता तो ठीक रहता।
उन्होंने साफ तौर पर देखा था कि सोलन ने लाइन कैनियन में आरव मेहरा पर हमला किया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अगर वे इस समय पर नहीं आता तो वह बहुत पहले ही अपनी जान गंवा चुका होता। इस समूह में दो नेताओं के लिए कोई जगह नहीं थी। सभी को लगा कि सोलन, जिसकी ताकत में बहुत वृद्धि हुई है और जो इस समय अति आत्मविश्वासी है, वह स्थिति का फायदा उठाकर आरव मेहरा पर जवाबी हमला करेगा या बस चला जाएगा। लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत आरव मेहरा की बातें सुनने के बाद सोलन ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, राजीव मेहरा, अपनी सूझबूझ से तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि यह जगह खतरे से भरी है। अगर हम लापरवाह रहे तो हम पर कोई आपदा आ सकती है। मुझे तुम्हारी ताकत का अच्छा अंदाजा है, लेकिन अकेले तुम्हारे साथ यह मुश्किल हो सकता है। अगर हम सहयोग करें तो बेहतर होगा। आखिरकार मैं अब 5वीं रैंक का आर्कमेज हूँ। तो सहयोग करें। आरव मेहरा ने इस बारे में सोचने के बाद सिर हिलाया। शायद सिर्फ सोलन और उसे ही इस जगह के रहस्यों के बारे में कुछ पता था और पता था कि यह जगह कितनी खतरनाक है। ईमानदारी से कहूँ तो उससे सोलन के सहयोग करने के लिए कहने पर आश्चर्य नहीं हुआ। जल्द ही दोनों के बीच समझौता हो गया। शर्तें सरल थीं। इस जगह को छोड़ने से पहले वे शांतिपूर्वक बातचीत करेंगे और अज्ञात खतरे का सामना करने पर सहयोग करेंगे। हालांकि वह सोलन के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आरव मेहरा उस पर भरोसा करता था। आखिरकार 2 महीने पहले सोलन को दर्शकों के सामने पराजित किया गया था और लगभग मार दिया गया था। लेकिन अब सोलन की आंखों में नफरत का कोई निशान नहीं था, जो दर्शाता था कि वह कितना सहन कर सकता है। एक भौंकता हुआ कुत्ता डरावना नहीं होता, लेकिन एक अप्रत्याशित रूप से चुप रहने वाला कुत्ता बहुत भयानक होता है। फिर आरव मेहरा ने मैजिक टॉवर की 11वीं मंजिल का अध्ययन किया। यह एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें कोई सुविधा नहीं थी। समूह के सामने एक बंद दरवाज़ा था जिसमें से मन के उतार चढ़ाव को महसूस किया जा सकता था। उस प्रवेश द्वार को एक सरनी से सील कर दिया गया था। कमरे के कोने में 12वीं मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां थीं। एकमात्र विकल्प उस दरवाजे से गुजरना था। हाय मैज मेहरा, उस दरवाजे पर सरनी बहुत अजीब है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। सावधानी के कारण हमने अंदर आने के बाद इसे नहीं छुआ है। अब हमें क्या करना चाहिए? डेल्सन आरव मेहरा के पास आया और बात करते हुए प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। ओह! आरव मेहरा ने तुरंत डेल्सन की नज़र का अनुसरण किया और जैसा कि डेल्सन ने कहा, उसे दरवाजे पर लगी सरनी से एक अजीब सा एहसास हुआ। वह आगे बढ़ा और उस अजीब सरनी को देखा। 10 मिनट बाद आरव मेहरा मुस्कुराया। ये केवल एक धुआंधार है। इसका उपयोग विशेष रूप से लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। हालांकि वह अजीब सरनी जटिल लग रही थी। यह एक सजावट से ज्यादा कुछ नहीं थी।